ये मच्छर यार सॉरी यार हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखो कौन आ गया है, देखो वो आ गया। आज मेरी क्लास नहीं थी, पर बेटा तुम्हारी खुशनसीबी है कि मैं आ गई हूं तुम्हारे लिए। यस एवरीबॉडी, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे सपोलो। आप पेट दर्द हो गया यार, इतनी तेज मैंने गुड इवनिंग किया है ना बेटा कि इवनिंग के साथ साथ में मेरी जान भी बाहर निकल गई। हाँ चलो, ये कौन है, पहचान नहीं पा रहे हो कौन है ना लाइको? हाँ बहुत ही टेस्टी है। ऐसे करके मुंह बनाते हैं। हाँ तो पहली बात बच्चों, पहली बात मुझे ये बताओ कि मुझे देख के तुम्हें अच्छा लगा कि या नहीं, ये दिल बना के मुझे बताओ, उसके बेसिस पर आज की क्लास होगी। अगर नहीं अच्छा लगा तो क्लास कैंसिल, ठीक है? मजाक कर रही हूँ यार, ठीक है? एक्चुअल में मेरी एक्चुअली आज अर्जुना में क्लास थी, तो मैं वो क्लास एक्चुअली करना नहीं चाह रही थी, और वो क्लास करना नहीं चाह रही थी, नहीं क्लास कैंसिल नहीं करना चाह रही थी। तो आज आपने देखा होगा कल हमारा नीट का सेलिब्रेशन था, और ये हुई ना बात, बहुत सही बहुत सही। अब मैं अपनी एक्चुअल एनर्जी में बोलूंगी, अब मैं एक्चुअल जोश में बोलूंगी। तो फिलहाल बेटा पहले तो मैं आपसे 10-15 मिनट तो नहीं, 10 मिनट तो बात करना चाहती हूँ अबाउट रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आए हैं। और आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज देखे होंगे, आपने बहुत सारे बच्चों के कल रिजल्ट सेलिब्रेशन भी देखा होगा, जहां हमने खूब सारी मस्ती करी, बहुत सारा सेलिब्रेशन किया, जो हम तुम्हारे साथ भी करेंगे। तुम भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लेके आओगे। और आज भी एक्चुअली में हमारा सेलिब्रेशन था जो कोटा में था, तो मैं अर्जुना को बता रही थी, ये मैं सच बता रही हूँ बेटा, टीम में ना मेरी कोई बात नहीं मान रहा था, समझ नहीं रहा था कि मैं एक्चुअल में सच बता रही हूँ कि मेरी जो क्लास थी ना बेटा अर्जुना की, वो मुझे लाइव ही लेनी थी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि पिछली क्लास में उनको एक टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में आया था। तो मैं अपने मन में ठान के आई थी कि आज तो मैं उनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा के रहूंगी। तो आज मेरे को लाइव लेनी ही थी, एनी हाउ मुझे उनकी लाइव लेनी थी, तो जिसकी वजह से मैं कोटा भी नहीं गई सेलिब्रेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि कल तो सेलिब्रेट कर ही लिया था, है ना, तो कोई बात नहीं, आज मेरे को क्लास में जाना ज्यादा जरूरी है, तो मैं गई नहीं। एनीवे, उन बच्चों को भी मेरा बहुत सारा प्यार जो कोटा में है, और मैं जिनसे मिलने के लिए नहीं जा पाई, पता नहीं कौन मेरे को जानता होगा नहीं जानता होगा, बट कल जब मैं बेटा बहुत सारे बच्चों से मिली जो कि हमारे ही बैच के पढ़े हुए थे, और ये मैं तुमसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बोलते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है, खुशी बांटने से बढ़ती है ना बेटा, उल्टा तो नहीं बोल रही है ना? तो आपने बहुत अच्छा डांस किया, अरे भाई मैं तो जो करती हूँ अच्छा ही करती हूँ। यार बहुत ज्यादा सेल्फ बोस्टिंग हो रही है यार, सेल्फ बोस्टिंग नहीं करनी। क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनो, मैं दिल से जो बात कहना चाह रही थी वो बात सुनो बच्चों। वो बात ये है कि ना 2021 में पहला हमारा अर्जुना का बैच था, जो पीडब्ल्यू का पहला अर्जुना 1 बैच था। तो आज कल जो मैं जिन बच्चों से मिली जिनका सिलेक्शन हुआ है, और तो कई सारे ऐसे बच्चे थे जो 2021 के, वैसे मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज किसी ने देखी होगी तो मैंने वहां पे भी ये बात बोली थी, क्योंकि मेरा इतना मन था बच्चों से शेयर करने का कि मैं वहां पे भी मैंने जाके शेयर किया कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि जो आप क्लास में बच्चों को बोलते हैं, जो आप कहानियां सुनाते हैं, ठीक है, जो आप गाने सुनाते हैं, वो सारी एक एक बात, सपोला तो मैंने खैर तुम लोगों से शुरू किया है, तुम ही लोगों ने ज्यादा जहर उगला था तो तुम लोगों को मैंने सपोला बुलाना चालू किया है। उन लोगों को मैं बुलाती थी चोमू, सोमू के चोमू, मेरा नाम सोमू भी है घर का नाम, तो मैं सोमू के चोमू बुलाती थी। तो उनको एक एक बात याद है कि मैम क्लास में क्या बोलती थी, क्या नहीं बोलती थी, कब क्लास स्टार्ट हुई। जैसे तुम लोगों को याद था ना कि लास्ट ईयर हमारी अर्जुना कब स्टार्ट हुई थी, तो बच्चे मुझे बताते मैम आपको याद है हमारी अर्जुना में पहली क्लास इस दिन पे थी, पहली क्लास ऐसे स्टार्ट हुई थी, आपको राता लंबिया गाना सुनाने के लिए बोला था, मैम आप कैसे शर्मा रहे थे। तो इतना मैं दिल से बताऊं बेटा, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, ये हमारे इस चीज की सबसे अच्छी बात है कि जिनको हमने आज तक देखा नहीं है, सिर्फ चैट्स हमने देखी है, सिर्फ हम चैट्स पढ़ते हैं कि तुम लोग चिरकुट, मेरा एक स्केलेटन था जो मैं स्केलेटन दिखाया करती थी बच्चों को, तुम्हें भी मैंने दिखाया था, जो मेरे अर्जुना के बच्चे होंगे, है ना, तो तुम लोगों ने भी देखा होगा। वो सारी बातें, एक एक बातें बच्चा कनेक्ट करता है और एक एक बातें बच्चा देखता है। तो तुम तो हमें फिर भी बेटा हमारी शक्ल जानते हो, हमारी को कैमरे के आगे तो देख ही रहे हो ना, हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं है, हम सिर्फ चैट्स पढ़ते हैं तुम्हारी, हम तुम्हारा नाम पढ़ते हैं, वो भी इतने बच्चे हैं।
तो उनको प्रैक्टिकली अपने सामने देखना और उनसे बात करना और फिर ये समझ पाना कि यार तुम लोग एक्चुअल में हमें सुनते हो और ये असली बच्चे हैं। असली बच्चे मतलब रियल में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है और ये फीलिंग बेटा वाकई में मैं इसको क्या कितने ही शब्दों में तुम्हें बयान करूंगी, मुझे कितना अच्छा लगा, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मेरे को गैदरिंग्स उतनी पसंद नहीं होती है, मुझे बहुत ज्यादा लोग जब भसड़ हो जाते हैं ना बेटा तो मेरे को थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन ये वाली जो भीड़ थी ना जो बच्चों के साथ में थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी भीड़ में मैं हमेशा जाना चाहूंगी जहां तुम लोग रहो। और मेरे 2 साल पहले के बच्चे, तुम भी मेरे से अर्जुना में पढ़े हो कई बच्चे, और आज तुम लक्ष्य में पढ़ रहे हो और तुम अगले साल नीट एग्जाम दोगे और देखो डॉक्टर बनोगे, कई सारे बच्चे डॉक्टर बनोगे और कई सारे बच्चे और भी बहुत कुछ शिक्षा करोगे, बिकॉज ऑफ कोर्स एमबीबीएस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, राइट। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी जो आप लोग भी कर रहे होगे और कितने कितने सक्सेसफुल बनोगे, है ना। तो मुझे याद रखना यार, भूलना मत, ठीक है। और यही बस अच्छा लगता है कि बच्चा एटलीस्ट जानता तो है, ठीक है, कुछ तो मैंने कंट्रीब्यूट किया यार, खुद ही पढ़ा होगा यार। देखो जो पढ़ने वाला बच्चा, जो सिलेक्शन वाला बच्चा है वो खुद पढ़ता है यार। हम कितना ही कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, हम तुम्हें पढ़ा लेते हैं, सारे सबको ही अच्छा पढ़ाता है तुम्हें और सब चाहते हैं कि तुम्हें अच्छा पढ़ाए। तो मेरे पढ़ाने से शायद ज्यादा मुझे लगता है उससे ज्यादा बच्चे की खुद की डेडिकेशन, बच्चे ने कितने अच्छे से बात सुनी है, बच्चे ने कितने अच्छे से फॉलो किया और उसने खुद इतनी मेहनत करी है, उसका सिलेक्शन उसकी खुद की वजह से हुआ है। पर मैं उसके लाइफ का एक पार्ट रही, वही जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई वॉज जस्ट अ पार्ट, एटलीस्ट इवन लाइक अ डॉट। मैं उस डॉट लाइक भी अगर पार्ट हूं आपके जीवन में तो उसकी भी मुझे बहुत खुशी है यार। कहाँ बेटा किसी के दिल में किसी को जगह मिलती है, तो मैं इतने सारे बच्चों के दिल में एक डॉट की जगह भी अगर मैं होंगी ना तो मुझे उसी चीज में बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। इतने सारे बच्चों का प्यार मिलेगा मुझे, है ना, क्योंकि प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, दैट इज द सबसे ऊपर का लेवल, है ना। तो वो वाला प्यार के लिए बच्चों बहुत सारा धन्यवाद। मैं चाहती हूं कि आप लोग भी बच्चों मेरे से जल्दी जल्दी मिलो, बहुत अच्छी पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई अच्छी भी चल रही है, आपकी क्लास का परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है और मैं चाहती हूँ बच्चों कि बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में बेटा पढ़ाई करो, मेहनत के साथ में। आपने बच्चों की बातें भी सुनी, आपने इंटरव्यूज भी देखे, राइट। लव यू बच्चों, लव यू, मेरी तरफ से भी बहुत सारा लव यू। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ और मैं अगर कुछ सिखा पाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। और मैं एक ही बात बोलती हूँ बच्चों कि मेहनत में कोई कमी मत करो। देखो ऑफ कोर्स बेटा हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, तुम्हें पता है बेटा, तुमने कई बार सुना होगा। लेकिन मेरी एक बात मैं आज अर्जुनास को भी ये बता रही थी और मैं तुम्हें भी वही बताऊंगी कि अपने अंदर बेटा हमेशा हर दिन इंप्रूवमेंट्स करो, अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ, अपने लाइफ को अपने अंदर अच्छी हैबिट्स लेके आओ। जब तुम ये चीजें अपनी जिंदगी में बेटा चेंजेस करना शुरू करोगे ना तो आई एम श्योर तुम किसी ना किसी जगह तो पहुंच ही जाओगे यार। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई लेट पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है, कोई कहीं और पहुंचता है। कई लोगों को अपना एम बहुत जल्दी पता चल जाता है, कई लोगों को बेटा बहुत बाद में पता चलता है। बट आई एम श्योर कि आप जब तक खुद से डिसअपॉइंट नहीं हो जाते ना कि मैंने नहीं दिया 100% इनपुट। और ये बात मैं बच्चों को बता रही थी कि ना ब्लेम, तुमने देखा होगा कितने लोगों की कितनी मोटिवेशनल स्टोरी कि किस किस सिचुएशन से बेटा पढ़ के वो आज मतलब वो सिलेक्ट हुए हैं। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे बेटा कई लोग ये सोचते हैं ना कि यार मेरी तो प्रॉब्लम्स इतनी सारी है, मेरी जैसी प्रॉब्लम किसी को नहीं है। हर किसी को लगता है मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ही प्रॉब्लम है, इसको तो इतनी एडवांटेज है, ये तो एसी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो इनके मम्मी पापा के पास बहुत है, इसकी तो लग्जूरियस लाइफ है और मेरी लाइफ कितनी खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो चीज का रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होता बेटा, रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होता। देखो हम जिस सिचुएशन में पैदा हुए हैं, हमारे पास जो मटेरियल है हम उसके साथ पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आप बेटा उसी सिचुएशन में अपने आगे आने वाले 10 साल तक भी रहते हैं तो वो आपके खुद के वजह से है बेटा। आपको अपनी फैमिली को और अपने आप को उस सिचुएशन से बेटा निकालना होता है। आप सिर्फ क्रिब करते रहेंगे, रोते रहेंगे कि मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे साथ तो वैसा है, मेरी जिंदगी बर्बाद है, मेरे साथ ही सब कुछ खराब है, ठीक है, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन निकलेगा कि मेरे को वहां से बाहर कैसे निकलना है, मुझे वहां से मेहनत करके कैसे अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाना है। एंड आई मस्ट टेल यू बच्चों,
मैंने अपने फादर की आंखों में देखा है, मैंने अपनी मदर की आंखों में देखा है। हालांकि मैंने कुछ ऐसा बहुत रॉकेट लेवल का कुछ अचीव नहीं किया है बच्चों, ठीक है, मेरी ऐसी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और क्या बोलते हैं, इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स बच्चों। और तुम्हारी लाइफ में भी जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स आएगी और उससे तुम अपने मम्मी पापा की आंखों में देखोगे ना कि उनको कितना गर्व होता है, उनको कितना प्राउड होता है यार कि बच्चा मेरा सही चीज कर रहा है और सही दिशा में जा रहा है, वो फीलिंग तुम किसी चीज से, मतलब यू कैन नॉट बीट दैट फीलिंग। वो फीलिंग आप कहीं से नहीं लेके आ सकते जो पेरेंट्स को फील हो रहा होता है। मतलब ऐसे पेरेंट्स फील कर रहे होते हैं ना बच्चों की, क्या ही मैं बताऊं। कल मैं पेरेंट्स से मिल रही थी ना, तो पेरेंट्स इतना, और पेरेंट्स भी हमारे लेक्चर देखते हैं। मैं ये देख रही थी कि कई सारे पेरेंट्स हमारे लेक्चर देखते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, ठीक है। और तुम्हारे क्लास के बच्चे भी मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि बोलते हो कि मैम मेरी मम्मी को आपके गाने बहुत पसंद है, तो ये भी जान के बहुत अच्छा लगता है। तो पेरेंट्स इतने खुश थे बच्चों, उनकी खुशी जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा मैंने जितनी मेहनत की ना वो सब सक्सेस हो गया मेरा, ठीक है, वो सब सक्सेस हो गया। एंड लाइक आई सेड बच्चों, डेफिनेटली नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एग्जाम, तो इसी में अपना 100% डेडिकेशन दो। लेकिन दिस इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज नॉट एवरीथिंग। आपका काम है अपनी मेहनत 100% करना, अपनी ऑनेस्टी के साथ में प्रिपरेशन करना। रेस्ट यू डोंट नो कि क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, उसकी ज्यादा चिंता करके अभी से लोड मत लो। बी हैप्पी, बी हैप्पी। खुश रहोगे तो मस्त पढ़ाई होगी, ठीक है। और दुखी होके ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे ना कि मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर कुछ नहीं होगा। मजबूरी से कुछ भी चीज मत करो मजबूरी से। खुश रह के करो कि यार खुश रह के करूंगा और आगे भी खुश रहूंगा। बी हैप्पी बच्चों, ठीक है। एंड देन बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। बट देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं और दरवाजे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं करता, क्योंकि हर कोई डिसिप्लिन नहीं होता, हर कोई डेडिकेटेड नहीं होता, हर कोई कंसिस्टेंट नहीं होता, हर कोई मेहनती नहीं होता। कुछ होते हैं जो अपनी सिचुएशन को ब्लेम कर करके, क्योंकि ब्लेम करना तो सबसे आसान है। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे टीचर्स ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं तो सिचुएशन ही खराब है, तो वो ब्लेम करने वाले लोग बेटा वही रह जाते हैं। और जो स्थिति से बाहर निकलने वाले होते हैं ना, उनके अंदर से जज्बा होता है। आपके अंदर से हमेशा मोटिवेशन आएगी कि मेरे को, हो सकता है आप कंफ्यूज हो कुछ टाइम के लिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को क्या करना है, पर मुझे ये पता है कि मैं डेफिनेटली कुछ कर लूंगा। मेरे को अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं मेहनत कर सकता हूं, क्योंकि मैं डिसिप्लिन रह सकता हूं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूं, ठीक है, और क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं। तो एग्जैक्टली वही चीज बेटा आप लोगों के साथ भी होनी चाहिए। मेहनत करना, डेडिकेटेड रहना, डिसिप्लिन रहना, और बेटा अगले साल जरूर मिलना, ठीक है। यस, तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। एंड विद दिस नोट बेटा आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द लेक्चर, क्योंकि कई सारे तुम्हारे क्लास के ना बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चों को लग रहा है मैम प्लीज लेक्चर स्टार्ट कीजिए। जैसे बेटा उन्हीं के फुल मार्क्स आए हैं 720 में से 720, उनको बहुत उनको प्रॉब्लम हो रही है, मैम अब तो स्टार्ट कर दो मैम। अरे नलायकों, सुन लिया करो यार, सपोले ही रहोगे तुम, है। और जो बच्चा लिख रहा है ना कि मैम नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट, वो बैठ के कुछ नहीं पढ़ेगा अभी पूरे टाइम भर, टाइम पास करेगा। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यस एवरीबॉडी, विद द लेक्चर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। और हमने पिछली क्लास में जहां एंड किया था ना, वहीं से हम शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत ना बेटा सुन लिया करो, ठीक है, बढ़िया है। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, चार्ज कर दो, मत करो, कुछ भी करते हो यार। चलो एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं करूंगी मैं, तुमसे कुछ नहीं बताऊंगी तुम्हें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आज हमें करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक बारी फटाफट से समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं बच्चों। बड़े आए नहीं तो पिछली क्लास का एक बारी फटाफट से रिवीजन करते हैं, ठीक है। हमने बेटा इनेट इम्यूनिटी का लास्ट बैरियर किया था, दैट लास्ट बैरियर वाज साइटोकाइन बैरियर, जहां हमने वहां से शुरू की थी। और वहां से बेटा एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। वहां पे बेटा हमने बोला कि यार अगर आपके वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं तो वो नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल को वायरस इन्फेक्शन से कैसे बचाते हैं, बाय सिक्रीटिंग सम प्रोटीन्स, दोस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को गाइड करता है कि भैया तुम कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिन फैक्टर से अगर वायरस तुम्हें इन्फेक्ट करने की कोशिश करे और तुम्हारे अंदर प्रोटीन बनाने की कोशिश करे तो वो प्रोटीन ना बना पाए। प्रोटीन बनाने वाला स्टेप जो होता है उसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन,
तो ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन्स बेटा नॉन इन्फेक्टेड सेल्स बनाती है, जिससे ट्रांसलेशन ना हो और बेटा ऑफ कोर्स वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, दैट इज इंटरफेरॉन्स। फिर आपने बेटा क्या स्टार्ट किया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक ऐसी इम्यूनिटी जो आप अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो, गेन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। और इसके पास जबरदस्त एक प्रॉपर्टी होती है मेमोरी की, ये डिफरेंशिएट कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि आपके सेल्फ सेल्स कौन से हैं, नॉन सेल्फ सेल्स कौन से हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बच्चों दो पार्ट्स आते हैं, आपके ह्यूमोरल इम्यूनिटी और आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बेटा कौन से सेल्स आते हैं, आपके बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स। आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में बेटा कौन से सेल्स आते हैं, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। आपके बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स है, मतलब ये टाइप ऑफ WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, इनका प्रोडक्शन ऑफ कोर्स बोन मैरो में ही होगा, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है, बोन मैरो थाइमस के बारे में मैं आगे भी पढ़ाऊंगी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। अच्छा, जब मैंने आपसे कहा था एक मेमोरी के बारे में, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, तो मेमोरी क्या होता है बेटा, जब कोई बॉडी के अंदर फॉरेन पैथोजन, बाहरी कोई कीटाणु, बाहरी कोई शक्ति, बाहरी कोई जर्म या पैथोजन या एंटीजन जिसे बोलते हो, वो बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होता है, बॉडी में फर्स्ट टाइम एंट्री मारता है, तो बॉडी के इम्यून सेल्स को उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है, क्योंकि पहली बार वो बॉडी बेटा एनकाउंटर कर रही होती है, पहली बार मिल रही होती है, तो उसे समझने में ज्यादा टाइम लगता है। तो होता क्या है, मैंने आपको बी सेल का एक एग्जाम्पल लेके समझाया था कि बी सेल्स के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स मैंने बनाए थे जिसे आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडीज बोलते हो। तो पहली बार जैसे ही बेटा कोई भी फॉरेन पैथोजन का एनकाउंटर होगा, अब बेटा एक चीज और बताओ कि हर एक एंटीजन बेटा क्या हर एक बी सेल के इम्यूनोग्लोबुलिन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। हर एक एंटीजन के लिए कोई स्पेसिफिक बेटा आपके ऑफ कोर्स बी सेल्स होते हैं। आपको मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कलर्स के बेसिस पर मैंने आपको समझाया था, राइट बच्चा पार्टी, यस। तो मैंने आपको कहा भी था कि इस तरीके से जो भी इसके साथ में फिट बैठेगा वो इसके साथ आके बेटा चिपक जाएगा, राइट। और जैसे ही बेटा वो उसके साथ चिपकेगा, बी सेल के साथ में चिपकेगा, तो बी सेल अपॉन एनकाउंटरिंग द एंटीजन डिफरेंशिएट इनटू टू टाइप ऑफ सेल, और जो वो डिफरेंशिएट करता है बच्चों, दैट इज बच्चों टू टाइप ऑफ सेल, प्लाज्मा बी सेल्स एंड प्लाज्मा बी सेल्स, या फिर इफेक्टर बी सेल्स, एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज मेमोरी बी सेल्स। देखो मेमोरी बी सेल्स तो बेटा फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाते हैं, और प्लाज्मा बी सेल्स, अगर वीडियो याद आ रही हो तो बहुत ही फटाफट तेजी के साथ में एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं प्लाज्मा बी सेल्स, राइट। और अगर मेमोरी बी सेल्स की बात कहूं तो ये फ्यूचर के लिए स्टोर हो गए कि भैया ये अगर प्रॉब्लम मेरी बॉडी के अंदर फिर से एनकाउंटर करती है तो मेरे को अगली बारी फिर से डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, मैं ये जो डिफरेंशिएट करने वाला टाइम है इसको सेव कर सकता हूं, और फटाफट से बेटा फटाफट से मैं एंटीबॉडी सिक्रीट करके उसको मार सकता हूं। तो मेमोरी सेल्स फ्यूचर के लिए स्टोर हुए। तो जो पहला रिस्पॉन्स होता है ये वाला, ये होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा जो सेकेंड टाइम सेम एनकाउंटर अगर करोगे तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होता है, टाइम लेता है, और उसका जो स्ट्रेंथ होता है, इंटेंसिटी होती है, वो भी कम होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम एनकाउंटर है। सेकेंड जो एनकाउंटर है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहता है, जिसका दूसरा नाम एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स भी है, वो फास्ट होता है, हाई इंटेंसिटी, राइट। फिर मैंने आपको बेटा बी सेल्स के बारे में बताया, तो मैंने आपको एंटीबॉडी की शक्ल बना के बताई थी, जिसमें मेरे से थोड़ी सी बेटा पेंटिंग में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, बट आप लोगों ने भी बहुत सुंदर पेंट किया था। मैं यहीं से आज कंटिन्यू करूंगी, तो मैं ये सेम स्लाइड बेटा लेके आई हूं। ये एंटीबॉडी है बच्चों, राइट। अब ये एंटीबॉडी बेटा देखो, इसकी स्ट्रक्चर जो हमने बनाई थी और इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने भी चालू किए थे। हमने कहा एंटीबॉडी जो होती है प्रोटीनिशियस होती है, प्रोटीन की बनी होती है। हर एक एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है एज H2L2। इसका मतलब होता है मैम, हर एक एंटीबॉडी में दो हैवी चेन होते हैं और दो लाइट चेन होते हैं। हैवी और लाइट किस बेसिस पर बोलते हैं कि एक का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, एक का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कम। हाई मॉलिक्यूलर वेट 50 किलो डाल्टन हैवी चेन, 25 किलो डाल्टन ईच लाइट चेन, कम वेट है लाइट चेन, ठीक है।
एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये बनी होती है, प्रोटीन की चेन होती है ऑब्वियसली, और प्रोटीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एन टर्मिनल से और सी टर्मिनल से, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं आप भी करना। तो ये बेटा हमने जो चेन बनाई थी ये हैवी चेन बनाई थी, ये जो हमने चेन बनाई थी ये लाइट चेन बनाई थी, ये एन टर्मिनल ये सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। हमने हर एक चेन को कुछ पार्ट्स में बच्चों डिवाइड कर दिया है बच्चों, राइट। हालांकि बेटा तुम्हारे नीट लेवल के लिए कोई तुमसे इन पार्ट्स का नाम नहीं पूछेगा, मैं लास्ट ईयर तक बताती थी इन पार्ट्स के नाम, पर जैसा कि मैंने आपसे कहा बेटा कि सिर्फ कंटेंट उतना ही पढ़ना है, रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना है ना, तो बहुत ज्यादा फालतू का ज्ञान नहीं, पर जहां जरूरत है, जैसे अभी मैं एंटीबॉडीज का नाम बताऊंगी तो थोड़ा थोड़ा मुझे उनके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में 5% हम एक्स्ट्रा बता देंगे आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से बिल्ट हो जाए, बट बहुत ज्यादा फालतू नहीं, जहां जरूरत है वहां बता दूंगी। अब ये बेटा क्या है, ये हैवी चेन है, ये है लाइट चेन। डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपके हैवी चेन भी आपस में जुड़े होते हैं, देखो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड 2 हैं हैवी चेन के बीच में, और हैवी और लाइट के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, हैवी और लाइट चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। और हर एक रीजन, जैसे लाइट चेन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हैवी चेन क्योंकि एग्जैक्टली उसका डबल है तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक रीजन में मैंने एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया है, टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब ऑफ कोर्स एक अगर बेटा एंटीबॉडी है तो वो एंटीजन से बाइंड करेगा, ठीक है, तो उसके पास एंटीजन की बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए मैम, एब्सोल्युटली। तो मैंने यहाँ पे बेटा जो लाइट चेन और हैवी चेन का जो ये वाला एरिया है, लाइट चेन और हैवी चेन का जो ये वाला एरिया है, इसमें मैंने जो ये बेटा लाइट पिंक कलर से जो दिखाने की कोशिश की है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। ऑफ कोर्स एंटीजन बाइंडिंग साइट्स एंटीबॉडी के ऊपर होती है, और मैंने आपको यहाँ पे एंटीजन का कुछ पार्ट दिखाया कि भैया ये इस तरीके से जाके बाइंड करता है। यहां से शुरू करें, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? यस, डन 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 डन, यस 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 यस, डन 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 डन, जल्दी बता दो एक बारी, थम्स अप, ठीक है ना? यस यस, ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूं यहाँ पे इस डायग्राम में, ये जो साइड्स है इन्हें क्या बोला जाता है, ये जो साइड्स है इन्हें बोला जाता है पैराटोप, ठीक है, ये जो साइड्स है इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है पैराटोप, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करो बच्चों, यहां से पैराटोप को बोलते हैं बच्चों एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो अगर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है तो ये किसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, एंटीबॉडी पर, क्योंकि मैं आपको 2 ऐसे टर्म्स बता रही हूँ जो इम्यूनोलॉजी में या इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। एक है पैराटोप बच्चों और एक है एपिटोप। शायद आपको एनसीईआरटी में ना मिले, शायद आपको एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन एक बहुत कॉमन टर्म है जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो ये आप याद रख सकते हो। लेकिन आप दोनों मत याद रखना, क्योंकि दोनों याद रखोगे ना तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि एपिटोप किसके ऊपर है और पैराटोप किसके ऊपर है। तो मैं पर्सनली पैराटोप याद रखती हूँ कि पैराटोप एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एंटीबॉडी है ये, एंटीबॉडी पे जो एंटीजन की बाइंडिंग साइट्स है उसे मैं बोल रही हूँ पैराटोप। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट्स हैं तो एंटीजन के ऊपर भी तो कुछ साइट्स होंगी ना जो इस एंटीबॉडी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यस और नो? यस और नो मेरे को बताओ। अगर मैं बोल रही हूं एंटीबॉडी के ऊपर साइट्स हैं जो एंटीजन के लिए, एंटीजन ये हाथ है, एंटीजन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, तो भैया एंटीजन के ऊपर भी तो कुछ साइट्स होंगी ना जो इस एंटीबॉडी के ये पैराटोप के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगी, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तभी तो फिट हो जा रही है ना। तो सिर्फ ये वाला याद रखो, दूसरा वाला मैं आगे बता दूंगी। जो एंटीजन के ऊपर होता है साइट उसे एपिटोप बोलते हैं। तो एपिटोप पैराटोप एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, हैवी चेन लाइट चेन हो गया। अच्छा, फिर ये भी याद रखना है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहां पे प्रेजेंट होती है। तो एक तो याद रखना है एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चंस आते हैं, विच टर्मिनल इट इज प्रेजेंट, एन या सी टर्मिनल, एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा सवाल तुमसे ये पूछते हैं कि क्या पूछते हैं कि ये किस किस के बीच में, ये मैंने लास्ट में जाते जाते पूछा भी था आपसे, तो ये बेटा किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, ये हैवी और लाइट दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। द रीजन्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट बिटवीन वन हैवी एंड वन लाइट चेन। तो इसके बारे में लिख लो, प्रेजेंट बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन।
प्रेजेंट बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन, और फिर एक क्या लिखोगे, प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंड टर्मिनल, प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंड टर्मिनल। अब देखो बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल रहे हो, राइट, या फिर बेटा क्या बोल रहे हो इससे, तुम इम्यूनोग्लोबुलिन बोल लो या फिर तुम बोल लो एंटीबॉडी। अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी होती है, कुछ का तो नाम तुमने सुना भी है जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में आगे कॉन्सेप्ट में भी आएगा, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी, आईजीए। कहाँ सुना है कोई मुझे बताएगा? आईजीए कहाँ सुना है? आईजीए, आईजीए का नाम बच्चों कहाँ सुना है, आप मुझे बताओ। यस यस, वीसी का कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है बेटा, दैट इज नॉट नीडेड। पवन बेटा, कम डाउन फ्रॉम हवा। कोलोस्ट्रॉम में प्रेजेंट होती है आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन, यस, ठीक है। अब देखो बेटा, ये एक स्टैंडर्ड एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है, एक स्टैंडर्ड एंटीबॉडी की शक्ल मैंने बनाई है, पर हर एक एंटीबॉडी की शक्ल ऐसी नहीं दिखती। ऐसी नहीं दिखती का मतलब ये नहीं है कि कुछ और दिखता है, नहीं नहीं नहीं, वो कहने का मेरा मतलब नहीं है। जैसे बेटा 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम आपके एनसीईआरटी में, और कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ बेटा फंक्शन अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसका दिया हुआ है वो बताऊंगी मैं आपको, और मैं उनका अमाउंट बता दूंगी, कौन सबसे ज्यादा होता है कौन सबसे कम होता है। तो आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, ये 5 तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। कुछ तो ऐसी होती है जिनमें एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है, मोनोमर, ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। कुछ ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, मैं साइड में बना रही हूं, अभी बनाना मत। कुछ ऐसी होती है बच्चों जिसके शक्ल ऐसी दिखती है, जिसमें दो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो डाइमर एक, और इसके साथ में एक और ऐसा ही जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है बच्चों जिसमें ऐसे 5 जुड़े होते हैं, 5 समझ रहे हो, पेंटामर। तो कई इम्यूनोग्लोबुलिन तो बेटा एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती है जैसा आपने बनाया है, कुछ ऐसी होती है जो ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जाते हैं तो बनती है, और कुछ है बेटा जो 5 ऐसे स्ट्रक्चर्स के मिलने से बनती है। तो जितना रिक्वायर्ड है, जहां एनसीईआरटी में आगे पीछे के चैप्टर में, आगे के चैप्टर में उनके बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, उतना ही मैं बताऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो शुरू करें बच्चों, यस एवरीबॉडी, यस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये तो आपने कर लिया, अब मैं ये नहीं, एक हेडिंग डालते हैं बच्चों, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। शॉर्ट में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आईजी। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, आईजी। मैं आईजी, ऐसा साउंड कर रहा है, चलो। नंबर 1 इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी, ठीक है। वैसे बेटा बहुत डिटेल्स हो सकती हैं कि इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, इनका हेवी चेन किस टाइप का होता है, लाइट चेन किस टाइप का होता है, नॉट नीडेड, ठीक है। हाँ लेकिन आप सिर्फ इतना याद रख लो, मैक्सिमम आपका जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो होता है आईजीजी। अराउंड आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट 80 to 85%, 80% लिख लो, ठीक है। ये वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है दैट क्रॉसेस प्लेसेंटा बैरियर, दैट क्रॉसेस प्लेसेंटा बैरियर। ये इतनी छोटी साइज की होती है कि ये बेटा प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस, वेरी गुड यश, वेरी गुड। ये क्या करती है बेटा, ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करती है, और प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करने के बाद इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो कई सारी ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो मदर से बेबी को मिल जाती है। एक बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स ऐसे ना बेटा जिनसे सवाल आता है, ठीक है। तो एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है,
दैट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज IgG इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एक्चुअल में बेटा एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन भी है, मैं लिखूंगी नहीं तो तुम ना हर चीज को इंपॉर्टेंट समझोगे। जब हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो IgM जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, और जब हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो IgG बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा दिखता है, प्राइमरी में IgM दिखता है, बट नॉट नेसेसरी, नॉट गिवन इन NCERT। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट क्रॉसेस प्लेसेंटा बैरियर एंड हाई अमाउंट में होता है। और बेटा ये जो होता है ना, इसकी शक्ल बिल्कुल मोनोमर होती है, तो इसके पास कितने पैराटोप होंगे? अगर ये मोनोमर है, जैसा आपने पीछे डायग्राम बनाया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है, तो एक मोनोमर के पास बेटा कितने पैराटोप्स होंगे? ऑफ कोर्स 2 पैराटोप होंगे, ऑफ कोर्स 2 पैराटोप होंगे, राइट? बस दैट्स इट। एक अगर मोनोमर दिख रहा है तो यानी कि 2 पैराटोप। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों किसकी? नंबर 2 IgA इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन होता है अराउंड 10 to 15% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रॉम। ये एक्चुअल में बॉडी के सिक्रीशंस में भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सिक्रीशंस लाइक सलाइवा, बॉडी के सिक्रीशंस में यूजुअली होता है, जैसे कि सलाइवा में होता है, जैसे कि म्यूकस में भी दिखता है, जैसे कि आपके कोलोस्ट्रॉम के बारे में आपने पढ़ा है, जहां से सवाल बनता है एक्चुअल में। द फर्स्ट मिल्क, और बच्चे को एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है। ये बेटा होता है डाइमर। ये क्या होता है? डाइमर। डाइमर का क्या मतलब है? 2 अगर मोनोमर आपस में जुड़ जाएं, इस तरीके से बेटा इसकी शक्ल दिखती है, एक एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी, 2 अगर आपस में बेटा एंटीबॉडी जुड़ जाए तो डाइमर बनाते हैं। अगर डाइमर है तो ऑब्वियसली इसके पास 4 पैराटोप होंगे, 4 पैराटोप होंगे, राइट? राइट एवरीबॉडी? यस। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों किसकी? देखो ये में ना, ये बेटा हो सकता है कि जैसे प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रॉम, ये यहाँ पे तो इस चैप्टर में तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन कहीं तो दिया है ना, इसलिए मैंने लिखा है। जैसे क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, ये यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, पर कहीं कहीं की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहीं पे लिख ले रहे हैं, और बाकी मैं आपको हाईएस्ट अमाउंट और लोएस्ट अमाउंट बता रही हूँ, बस इतना ही। ठीक है, हाँ। अब मैं अगला क्या बता रही हूँ बेटा? IgA के बाद नंबर 3 IgM। ये सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी होती है, जो सबसे हैवी होती है। ठीक है, इसका परसेंटेज आप अराउंड लिख सकते हो 5 to 10%, 5 to 10%। और इसके बारे में आप लिख सकते हो बेटा, मैं एक पॉइंट लिख दे रही हूं जब सबके बारे में लिखा है, इट इज सिक्रेटेड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा है, सिक्रेटेड in high amount during primary immune response, during primary immune response। ठीक है, ये लिख लो। और हेवीएस्ट एंटीबॉडी है, हेवीएस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों है? क्योंकि ये होती है पेंटामर, और अगर ये पेंटामर होगी तो इसके पास कितने बेटा पैराटोप होंगे? पेंटामर, इसके पास कितने पैराटोप्स होंगे? 10 पैराटोप, 10 पैराटोप। ठीक है, 10 पैराटोप भैया। ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स जब आपस में जुड़े, ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स बच्चों जो आपस में जुड़े, तो ऑफ कोर्स 10 पैराटोप्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट IG नंबर 3, नंबर 4 IgE, ये सबसे लीस्ट होती है वैसे। देखो ये भी लेस देन 1% है, लेस देन 1%, और जो आपका IgD है ना बेटा, वो भी लेस देन 1% होता है, बट ये सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम यही होती है। ठीक है, ठीक है, तो लेस देन 1%, इट इज लेस देन 1%, और इसको आप लिख सकते हो दिस इज लीस्ट। IgD भी जो होता है ना बेटा, वो भी लेस देन 1% है, बट दिस इज लीस्ट। अच्छा,
इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एलर्जिक रिएक्शन होता है, जब एलर्जिक रिएक्शन होता है, आगे इस चैप्टर में आप एलर्जी के बारे में भी पढ़ोगे। एलर्जी वाला जो रिएक्शन होता है बेटा, इम्यून रिस्पॉन्स, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, आपने पढ़ा भी है। एज्मा भी तो एक तरीके का एलर्जिक रिएक्शन है, राइट? अरे वॉइस तो ठीक आ रही है ना भाई, कहां से इग्नोर कर दिया? वॉइस इज वेरी लो, वॉइस तो सही आ रही है यार। तुम बेटा देखो फिर ना मेरा टाइम वेस्ट करवाओगे, अभी फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। युगल, युगल यार एक बड़ी आवाज चेक कर तो, फोन से भी और लैपटॉप से भी क्या आवाज सही आ रही है? वॉइस लो है, कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं, कोई बच्चे नो लिख रहे हैं। अब ये देखो मिक्स रिस्पॉन्स है ना, कभी नहीं समझ में आता कि क्या है, सही है। कई बच्चे कह रहे लो। बेटा लो के लिए एक तो बेटा देखो, मैं तो बहुत तेज बोल रही हूँ जैसे मैं यूजुअली बोलती हूँ, मैं तो वैसा ही बोल रही हूँ, मैं तो कोई लो बोल ही नहीं रही हूँ, सही है ना यार? क्या यार, अरे पता है बच्चा कह रहे स्पैमर, स्पैमर भी बेटा ऐसे दुखी मन से लिखता है ना कि लगता है कि सच्ची में स्पैमर नहीं होगा। मैम आपने तो लो वॉइस को इग्नोर ही कर दिया, तो ऐसा लगता है कि स्पैमर नहीं, वो क्या ही। चलो अब बेटा चलो यार, स्पैमर को क्या ही कर सकते हैं। लेस देन 1% एलर्जिक रिएक्शंस में बेटा, एलर्जी के केस में सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में एलर्जिक रिएक्शंस जो करवाता है दैट इज IgE इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। आपको इसका कॉन्सेप्ट में एलर्जी वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगी, तो आपसे कोई पूछेगा कि एलर्जी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन हाई अमाउंट में बॉडी में दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, दैट इज IgE। ठीक है, समझ आ रही है? तो इंक्रीज्ड अमाउंट ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। बता इतनी जोर से है आवाज, ये भी मोनोमर है, ठीक है। और बेटा IgD के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है तो हम ज्यादा लिखेंगे भी नहीं। IgD के बारे में हम लिख लेते हैं लेस देन 1% और मोनोमर। फंक्शन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दिया नहीं है, ठीक है। लेस देन 1% और क्या लिखेंगे? मोनोमर, दैट्स इट। इसके कोई फंक्शंस नहीं आपको लिखने हैं, वैसे ज्यादा फंक्शंस इसके वेल डिफाइंड होते भी नहीं है तो आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है। वही तो सौरभ, चलो फटाफट से बेटा डन 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 कर लो एवरीबॉडी, डन 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 डन। फिर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो चुका है, देन विल गो फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। डन कर लो जल्दी 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 जल्दी। डन हो गया? कई बच्चे तो साथ साथ में लिखते हैं तो वो अच्छी बात है, साथ साथ में ही डन कर लेते हैं, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। चलो अब बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी कंप्लीट हो गया है, बी सेल्स के बारे में पढ़ लिया, बी सेल जो एंटीबॉडी सिक्रीट करती है उसके बारे में पढ़ लिया, एंटीबॉडी के बेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एंटीबॉडी की प्रॉपर्टी पढ़ ली, टाइप ऑफ एंटीबॉडी पढ़ ली। मैं फिर से बता रही हूं, इनमें जिन पॉइंट्स को मैंने स्टार मार्क किया है वो पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं, जो पॉइंट्स को मैंने स्टार किया है वो पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपका मन है बेटा आपको याद रखना है तो रखो, नहीं याद रखना है तो मत रखो, नो प्रॉब्लम। पर इतना कुछ डिफिकल्ट मैंने नहीं बताया होगा जो आपसे याद ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा हमें क्या पढ़ना है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अगर मैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करूं, नंबर 2 सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें आपके आते हैं बेटा टी सेल्स। अब एनसीईआरटी ने बेटा इसको काफी शॉर्ट में बताया, हम एनसीईआरटी बेस लेके चलेंगे और इससे बेटा लगातार लेट मी टेल यू, लगातार आगे इसी टॉपिक में जो आपको 1-2 पॉइंट्स बताऊंगी उन 1-2 पॉइंट से रिपीट वे में बिना लैंग्वेज चेंज किए नीट में 2-3 बार सवाल आया है, ठीक है। जब हम बेटा क्या करेंगे ना, हम वो क्या PYQs करेंगे तो आप खुद ही देखोगे, बिना लैंग्वेज चेंज किए बेटा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत आसान सा एनसीईआरटी की लाइन से।
तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मैं बात करने जा रही हूं किसकी, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि टी सेल्स, यानी कि टी सेल्स। आपके टी सेल्स बेटा इसमें आते हैं, और टी सेल्स बेटा कितने टाइप के होते हैं, जैसे आप लिख लो इसी तरीके से फ्लो चार्ट में लिखो। टी सेल्स आपके बेटा 4 टाइप्स के होते हैं मेनली, ठीक है, तो लिखते हैं। नंबर 1 हेल्पर टी सेल, जिनको हम TH बोलते हैं। नंबर 2 साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिन्हें हम TC बोलते हैं। नंबर 3 सप्रेसर टी सेल, जिन्हें हम TS बोलते हैं। एंड नंबर 4 मेमोरी टी सेल्स, जैसे कि मेमोरी बी सेल्स होते हैं वैसे ही मेमोरी टी सेल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, जो आपका TH है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। जो आपका TC सेल है इसे बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर किलर टी सेल। भैया ये इसका नाम किलर इसीलिए है क्योंकि ये किल करता है भाई। इसको बोलते हैं सप्रेसर टी सेल, सप्रेसर टी सेल। देखो वैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, कई बुक्स में ना इसका बहुत कम जिक्र होता है, सप्रेसर टी सेल का बहुत कम जिक्र होता है, ठीक है, बहुत कम जिक्र होता है। मेनली जिन सेल्स का जिक्र होता है ना वो है TC सेल एंड टी हेल्पर सेल। तो देखो जिनका नाम जैसा है ना उनका काम भी वैसा ही है। मेनली हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का चर्चा किया जाता है। अच्छा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिनका नाम ही है किलर टी सेल्स, उनका काम है किल कर देना। भाई इनको कोई भी आपके बॉडी के अंदर सेल इन्फेक्टेड दिखेगी, देखो पूरा प्रोसेस तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी ऑब्वियसली कि एक्चुअल में ये एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, उसके लिए तो बेटा एक एक चैप्टर है मैकेनिज्म को समझाने के लिए कि TC सेल ने कैसे किल किया। पर मैं आपको अगर मैं तोड़ के उसका जिस्ट बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूं तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपके बॉडी में कोई पैथोजन है या कोई सेल है जिसके अंदर पैथोजन घुस के उसको डैमेज कर दिया है, उनको डायरेक्टली किल करने का काम ये बेटा ना कुछ भी नहीं देखता आगे पीछे की क्या सिचुएशन है, इसका काम है डिश क्या हो, सीधे किल कर देगा, ठीक है। हेल्पर टी सेल सीधे किसी को किल नहीं कर पाता, ये सीधे किसी को किल नहीं कर पाता, इसका नाम है हेल्पर टी सेल। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट काम करता है कि अगर ये सेल ना रहे ना बच्चों तो आपका ओवरऑल इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, टोटली डैमेज हो जाएगा, टोटली बेटा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एड्स का नाम तो आपने सुना ही है, HIV में आपकी जो इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आपके टी हेल्पर सेल्स पर अटैक होता है वायरस का। HIV आपके हेल्पर टी सेल को इतना हेल्पलेस कर देगी कि हेल्पर टी सेल बेटा क्या ही हेल्प कर पाएंगे, जो खुद ही हेल्पलेस बन जाएगी। तो हेल्पर टी सेल्स बेसिकली ना देखो 2 चीजों में मेनली हेल्प करते हैं। ये जो किलर टी सेल्स बेटा एकदम डूड बन के किल करने जाता है ना, ये इतना डूड बन के किल ही नहीं कर पाएगा जब तक उसको हेल्पर टी सेल से हेल्प नहीं मिलेगी। हेल्पर टी सेल्स कुछ ऐसे बेटा केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, जिन केमिकल्स के सिग्नलिंग के माध्यम से आपके किलर टी सेल्स एक्टिवेट होके फिर वो किल करने के लिए बेटा जा पाते हैं। या फिर बेटा एक और काम जो आपके हेल्पर टी सेल्स करते हैं वो है बी सेल्स की डिफरेंशिएशन। आपके बी सेल्स जो बेटा प्लाज्मा सेल्स में या मेमोरी सेल्स में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, वो भी इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दोस केमिकल्स secreted from the helper T cells. So can you imagine? Of course you have to imagine. What you will imagine? कि भाई अगर helper T cells से help ना मिले तो ये वाले इम्यून सेल्स जो किल कर सकते थे डायरेक्टली आपके फॉरेन पैथोजन को या डैमेज सेल को, ना ये काम कर पाएंगे, ना ही एंटीजन के रिकॉग्निशन पर आपके बी सेल्स डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जब डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे प्लाज्मा सेल्स में, मेमोरी सेल्स में, तो फिर आगे बेटा प्रोसेस चालू कैसे होगा? समझ में आ रही है बात? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स एक्चुअल में हेल्पर टी सेल्स होते हैं। इनकी हेल्प के बदौलत कोई भी बेटा पत्ता मूव नहीं कर सकता, पत्ता तो नहीं, यहां सेल मूव नहीं कर सकता। समझ आ गई? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो हम हेल्पर टी सेल्स की बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी ये डिजर्व करता है,
तो इसके बारे में सबसे हम 2 शब्द इसकी तारीफ में लिखते हैं कि these cells secretes chemicals which signals both B cells to differentiate and TC cells to perform. ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिसका नाम ही है साइटोटॉक्सिक या किलर, दे हैव द पोटेंशियल to directly kill foreign, to directly kill pathogen, ऐसे लिख लो। देखो सप्रेसर टी सेल्स का फंक्शन वैसे, या सप्रेसर टी सेल्स का नाम बहुत ज्यादा मेंशन नहीं होता है, बट जहां पे भी मेंशन होता है उसका काम ये बताया जाता है, जिसका नाम सप्रेसर टी सेल्स है। सप्रेसर टी सेल्स का काम होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और हेल्पर टी सेल्स को सप्रेस करके रखना, लेकिन ऑल टाइम सप्रेस नहीं करना। जैसे आप कोई भी इनहिबिशन वाला भी मैकेनिज्म पढ़ते हो तो बच्चों क्या पढ़ते हो, इनहिबिशन वाला मैकेनिज्म क्यों, सॉरी फीडबैक इनहिबिशन का मैकेनिज्म पढ़ते हो, तो फीडबैक इनहिबिशन का क्या फंक्शन पढ़ते हो कि मैम वो रेगुलेशन के लिए जरूरी है कि यार वेल रेगुलेशन हो जाए हर चीज की, उसके लिए नेगेटिव होना भी जरूरी है, नेगेटिव फीडबैक जो भी होता है ना। इन द सेम वे बेटा इनकी फंक्शनिंग भी बेटा रेगुलेटेड वे में हो पाए, तो उस रेगुलेटेड वे में वो काम कर पाए, उसके लिए सप्रेसर टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को या हेल्पर टी सेल्स को बेटा सप्रेस करने का काम करते हैं, बट हमेशा सप्रेस नहीं करते हैं, ताकि हर चीज थोड़ी रेगुलेटेड वे में फंक्शन कर पाए। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, सप्रेस the TC and TH for regulated activity. और ऑफ कोर्स बेटा मेमोरी टी सेल्स का क्या काम है, मेमोरी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर। अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाली हूं जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बहुत ही इनकम्प्लीट वे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिससे कि समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, हालांकि जब क्वेश्चन आता है ना बेटा, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप लिखो, तो हालांकि जब क्वेश्चन देते हैं ना बच्चों, तो क्वेश्चन उसी लाइन से देते हैं जो एनसीईआरटी की लाइन है, पर वो लाइन ना बिना एक्सप्लेनेशन के आपको समझ नहीं आएगी। तो एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का केस दिया हुआ है कि अगर जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, अगर कोई भी बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको ग्राफ्ट बोल सकते हो, ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो अगर बाय चांस ऑर्गन रिजेक्ट होने लगे तो उस रिजेक्शन के लिए आपकी कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूंगी, बट आपको जिस्ट एनसीईआरटी वाला याद रखना है। मैं लास्ट में भी बता दूंगी कि आपको अल्टीमेट जिस्ट कौन सा याद रखना है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा कुछ एमएचसी वाला कॉन्सेप्ट, कुछ क्या बोलते हैं ऑर्गन रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एनसीईआरटी में बताया हुआ है, तो वही हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन कर लो बच्चा पार्टी। यस एवरीबॉडी, फटाफट से बच्चों, फटाफट से। आदित्य इम्यूनोसप्रेसर्स तो दिए जाते हैं ताकि ऑर्गन रिजेक्ट ना हो। तुम्हें याद है तुमने ये पढ़ा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन 11th क्लास में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन में इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं ताकि ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो सके, है ना। कॉर्टिसोल वगैरह दिया जाता है। डन हो गया है सभी का। पक्की बात। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, चलो एनसीईआरटी से एक ही बार में रीड करूंगी। तो मैं यहां पे क्या लिखना चाह रही हूं, मैं यहां पे लिखना चाह रही हूं ग्राफ्ट रिजेक्शन। हेडिंग क्या डालना चाह रही हूं, ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखो अब इसको समझाने के लिए मुझे इसकी काफी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। ग्राफ्ट का मतलब क्या है, ऑर्गन। कोई भी ग्राफ्ट मतलब कोई भी ऑर्गन का रिजेक्शन जो हो रहा है।
अच्छा, जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो बेटा ऐसे तो नहीं किया जाता होगा कि जिसका पसंद आ रहा है मेरे को, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो इसी का ऑर्गन ले लूंगी मैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हो तो ऑफ कोर्स बेटा बहुत सारी चीजें बेटा मैच करनी पड़ेगी, राइट, बहुत सारी चीजें आपको मैच करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजों में कौन कौन सी चीजें आती है, बहुत सारी चीजों में ब्लड ग्रुप मैचिंग आता है। एक तो ब्लड ग्रुप तो मैच करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑर्गन मैचिंग करते हैं। ऑर्गन मैचिंग करते कैसे हैं, अब ये थोड़ा सा समझना, मैं आपको सिंप्लीफाई वे में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपको कैसे बेटर समझ में आए, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो पता है क्या आता है, क्वेश्चन जो 2 साल लगातार आया है कि अगर ऑर्गन रिजेक्ट हो जा रहा है तो रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमोरल या सेल मीडिएटेड, तो रिजेक्शन के लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है। पर आपके दिमाग में आता है वाई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिजेक्ट्स, सेल मीडिएटेड ही क्यों रिजेक्ट करती है, वो आपके मन में क्वेश्चन आता है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो, तो मैं आपको क्या बोल रही हूं, मैं कह रही हूं कि यार इसी के नीचे आप लिखना, अरे यार ये कौन सा कलर आ गया, जब भी बेटा कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो काफी सारी चीजों की मैचिंग की जरूरत है, पर बेसिक जो चीज बेटा मैच करनी चाहिए दैट इज ब्लड ग्रुप मैचिंग शुड बी डन। ये मैंने ना थोड़ा बहुत वहां पे बताने की कोशिश की थी, जब मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन बताया था ना, तो मैंने बताया था कि मैं आगे उनमें पढ़ाऊंगी। लिखने का टाइम दो मैम जी। यार लिखा नहीं है, लिखा नहीं है क्या, चलो कोई नहीं बेटा, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लो कोई बात नहीं, आई एम गिविंग यू बेटा टाइम, आप नोट कर लो। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, मैं तब तक पानी मंगा लेती हूँ, ठीक है। यार युगल पानी भिजवा दे यार गर्म। चलो मैं साइड में खड़े होकर आपको थोड़ा बहुत समझाती हूँ, ठीक है। तो जब भी बेटा कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो एक तो ब्लड ग्रुप मैच होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और दूसरा जो चीज बेटा मैच करना जरूरी है ना, दैट इज ऑर्गन मैचिंग। अब जिसने बेटा जो लिख रहा है वो लिखते भी जाओ और सुनते भी जाओ कान से, ठीक है। तो ऑर्गन मैचिंग की जाती है। अब ऑर्गन कैसे मैच किया जाएगा बच्चों, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देखो नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यूजुअली तो ऐसा नहीं होगा ना बेटा कि तुम्हारी बॉडी की सेल्स तुम्हारे खुद के बॉडी के ऑर्गन को बेटा रिजेक्ट करने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, हाँ ऐसा तो नहीं होगा ना। आपकी नॉर्मल कंडीशन में अगर तुम्हारा कोई ऑर्गन है, तुम्हारा लिवर है, तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारी किडनी है, तो तुम उसको तो रिजेक्ट नहीं करोगे ना। तो तुम्हारे बॉडी के सेल्स को पता होता है, इम्यून सेल्स को, कि भैया ये मेरा ऑर्गन है और ये मेरा ऑर्गन नहीं है, मतलब ये मेरा ऑर्गन नहीं है तुम्हारी बॉडी के अंदर, अभी तो कोई और ऑर्गन है नहीं, मतलब ये मेरा ऑर्गन है, उसको ये अक्ल तो है ना कि ये मेरा ऑर्गन है, राइट राइट, यस, अब तो तुम्हारा हो गया होगा शायद। तो बेसिकली ये बात तुम समझ पा रहे हो कि यार मैम हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, एटलीस्ट इम्यून सेल्स को ये पता होगा, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बेटा, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, यू विल एटलीस्ट एंजॉय द कॉन्सेप्ट अगर तुम ध्यान से सुनोगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, भले एनसीईआरटी में उसका कंक्लूजन सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आता है कि यार मैम मेरी बॉडी के जो सेल्स हैं एटलीस्ट वो ये समझते हैं कि मेरा सेल्फ कौन है, नॉन सेल्फ कौन है, मैं अपने सेल्फ सेल्स को अटैक कभी नहीं करूंगा, ठीक है। अब कैसे समझ में आता है आपके सेल्फ सेल्स को, डेफिनेटली यार जैसे तुम अपने फैमिली मेंबर्स को डेली देख रहे हो तो तुम्हें पता है ना, ये मेरा फैमिली मेंबर है, इसकी शक्ल ऐसी दिखती है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे फैमिली मेंबर्स है। हालांकि तुम्हें तो बेटा इस अभी की जो पढ़ने के लिए जो भी बोलेगा ना वो तुम्हें दुश्मन ही लगेगा, अरे यार ये मेरे पापा हमेशा पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, 5 बजे उठो 5 बजे उठो, हद होती है यार, गुस्सा आता है मुझे, मेरे को ही क्यों इतना पढ़ना पड़ता है। तो ये वैसा टाइम होता है जिसमें तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स दुश्मन लगते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कहने का मेरा मतलब है बेटा टॉपिक पे आओ कि तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली मेंबर्स की शक्ल कैसी है, तो तुम उन पे अटैक तो कभी करोगे नहीं ना यार। हाँ अगर कोई तुम पे विदेशी कोई अटैक करने आएगा तो तुम्हें पता है ये मेरे फैमिली मेंबर नहीं है, इसको मैं घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। लॉजिक सी बात समझ आ रही है। तो तुम्हें उनकी शक्ल पता है कि इन शक्लों से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब ऑर्गन्स या सेल्स की कैसे शक्ल पता चलेगी, लिवर और दूसरे बंदे का लिवर में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो वही मैं तुम्हें समझा रही हूं कि कैसे बॉडी के सेल्स को पता चलता है कि ये मेरा सेल है, ये मेरा ऑर्गन है, तो कौन सी शक्ल देखता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कर रहा हूं मतलब कर रही हूं, ठीक है। हाँ पहले तो देखो ब्लड ग्रुप मैचिंग करेंगे, और दूसरी चीज जो मैचिंग करते हैं दैट इज टिश्यू मैचिंग। टिश्यू मैच करना जरूरी है, और टिश्यू मैचिंग का मतलब होता है कि MHC मैच करते हैं, ठीक है,
MHC मैच करते हैं, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, हंसो मत। MHC मैचिंग, MHC का क्या मतलब होता है? MHC का मतलब होता है मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी से ही समझ पा रहे हो ना, कंपैटिबल है या नहीं। कंपैटिबल का मतलब क्या होता है? जब कोई दो लोग बेटा, दो दोस्त होते हैं, वो दो दोस्त आपस में कंपैटिबल होते हैं, मेल होता है दोनों में, इसलिए वो दो दोस्त बन जाते हैं, है ना। तो मेल होना जरूरी है, कंपैटिबिलिटी, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC। अब मैं आपको समझाती हूं कि ये कैसे बेटा ये चीज को मैच किया जाता है, जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूं, ठीक है। मैंने आपको जो भूमिका बनाई, वो भूमिका क्या बनाई थी? मैंने आपसे कहा था कि आपके इम्यून सेल्स आपके अगर कोई ऑर्गन है तो उनको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे सेल्स है। तो कैसे पता चलता है बेटा? हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, हमारे टिश्यू में, अब मैं आपको समझाती हूं ऐसे, तो इसको ऐसे समझो कि हमारा जो टिश्यू होता है या सेल्स होते हैं, बेसिकली मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता रही हूं, जैसे हमारे सेल्स के ऊपर ना बच्चों, ऑन सेल्स देयर आर सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स, नेचर होता है इनका ग्लाइकोप्रोटीन, देयर आर सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीनिशियस कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, कॉल्ड एज MHC, जो दो टाइप के होते हैं, MHC1, MHC2। कौन कहां होता है कोई जरूरत नहीं है, इतना डिटेल NCERT में है नहीं। मैंने बोला हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर, हमारे सेल्स के ऊपर, हमारे टिश्यूज के ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनो, बकवास चैट्स पे नहीं करना है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो मेरे सेल्स के पास भी मेरा MHC होगा, MHC1 टाइप का होता है, MHC2 टाइप का होता है। तुम्हारे सेल्स के पास भी बेटा MHC1 होगा, MHC2 होगा, राइट। अब जो तुम्हारे बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं ना बेटो, मेरे ना ये हो जा रहा है बेटा, तुम क्या यार ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं तुम्हारे चैट से ना मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो रहा है। तो तुम्हारे बेटा जो बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं, उनको ये पता होता है कि तुम्हारा MHC कौन सा है। अब तुम्हारा MHC बेटा अलग टाइप का है, मेरा MHC अलग टाइप का है, किसी और का MHC अलग टाइप का होगा, समझ रहे हो। तुम्हारी बॉडी के सेल्स के ऊपर जो, क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मी की शक्ल अलग है, मेरी मम्मी पापा की शक्ल अलग है, किसी और के मम्मी पापा की शक्ल अलग है, तो तुम अपने ही मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा रिकॉग्नाइज करोगे ना, मैं अपने मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा रिकॉग्नाइज करूंगी, कोई और, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा की शक्ल अलग है, मेरे मम्मी पापा की शक्ल अलग है, समझ रहे हो। यस राइट। तो मेरे बॉडी के सेल्स के ऊपर भी मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, मेरे सेल्स के ऊपर भी है, तुम्हारे बॉडी के सेल्स के ऊपर भी है, और किसी और के बॉडी के सेल्स के ऊपर भी है, बट हम सबका डिफरेंट है, हम सबका बच्चों क्या है, डिफरेंट है MHC, ठीक है। लेकिन मेरे बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, और स्पेशली कौन से सेल्स, जो मेरे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, जो मेरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, सिर्फ इसके पास ये पावर होती है कि इसको ये पता चल सके कि मेरा MHC कौन, मेरा MHC कौन नहीं है। मैं इसके बेटा अगर अंदर डीप में चले जाऊंगी टॉपिक में, तो आप कंफ्यूज होंगे और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर ये बेसिक समझ में आ रहा होगा ना, तो आप मुझे यस या नो में बताना, ठीक है। मैं क्या कह रही हूं बच्चों, कि अगर आप B सेल से पूछोगे ना कि क्या तुम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो ये मेरा MHC है या नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, स्पेशली TC सेल्स, उनको ये पता होता है कि ये मेरा MHC है और ये मेरा MHC नहीं है। उनके पास ये डिस्क्रिमिनेशन की पावर होती है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो, तुम्हारे सेल्स पे भी MHC है, मेरे सेल्स पे भी मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी और के पे भी हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमन के केस में ना MHC को बोला जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ये मैं लिख दूंगी, अगर NCERT में है तो लिखूंगी, वरना नहीं लिखूंगी। हमारे में MHC का दूसरा नाम होता है, HLA बोलते हैं, ठीक है। अगर NCERT में नहीं है तो नहीं लिखेंगे।
हम सबके पास एमएचसी है, बट हम सबका एमएचसी अलग अलग है। तो मेरे सेल्स, मेरे बॉडी के इम्यून सेल्स, मेरी सेल इम्यूनिटी सिर्फ मेरे को पहचानती है, तुम्हारी वाली तुम्हारे को पहचानती है, किसी और की वाली किसी और को पहचानती है। बट कई बार ऐसा होता है कि एमएचसी मैचिंग कर रहे हैं ना, तुम्हारे सेल्स और हमारे सेल्स, जिसके बीच में भी बेटा डोनेशन और रेसिपिएंट करना होगा, जिसको भी ऑर्गन डोनेट करना होगा, डोनर और रिसीवर का एमएचसी मैच किया जाता है कि भैया एक बार चेक करते हैं। और ऐसा नहीं है बेटा कि अपने मम्मी पापा से ही मैच कर जाएगा, कई बार अपने मम्मी पापा से नहीं मैच करता, किसी और से मैच कर जाता। तो ऐसे चांसेस हैं कि एमएचसी मैच कर जाए, ठीक है, कम चांसेस होते हैं, तभी तो डिफिकल्ट प्रोसेस है, तभी तो बेटा डिफिकल्ट प्रोसेस है ना। तो एमएचसी की मैचिंग कराने का मतलब होता है कि यार अगर एमएचसी मैच कर जाएगी ना, तो टी सेल्स को पता ही नहीं चलेगा कि हमने किसी और का ऑर्गन डाल दिया है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो बच्चों? टी सेल्स को क्या पता है कि मेरी बॉडी का एमएचसी क्या है ना। अगर उसको ये समझ ही ना आए, अगर हमने इतनी क्लोज मैचिंग करा ली, जिसका ऑर्गन हम ले रहे हैं उसकी एमएचसी मेरे एमएचसी से मैच करती हो, और अगर हम उसको ट्रांसप्लांट कर दे, तो हमारी सेल्स को पता ही नहीं चलेगा। उसको हम बेवकूफ बना रहे एक तरीके से, राइट, उसको हम बेवकूफ बना रहे एक तरीके से, और इस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जाती है इसको मैच करा के। और इसीलिए अगर मैच नहीं करता है तो रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो उसको पहचान रहा है भाई। पहचान कौन रहा है? सेल मीडिएटेड। जो पहचान रहा है वही ना रिजेक्ट कर सकता है। अब मैंने अगर तुम्हारी मम्मी पापा की शक्ल नहीं देखी तो मैं थोड़ी उनको बोल दूंगी कि ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है। तुमने देखी है ना शक्ल, तो तुम ही उनको पहचानोगे या रिजेक्ट करोगे। क्या बेटा तुम समझ पाए? मैं इसको वापस से रिवाइज करा दूंगी, बट मेरे ख्याल में मैंने काफी अच्छे से तुम्हें कोशिश की एक्सप्लेन करने की। मैं ना इसको थोड़ा लिखती हूं, शायद तुमने लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो तुम्हें और बेटर लगेगा, बट फिर भी अगर तुम्हें लगे कि कुछ कमी है तो मैं वापस से रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बोला? ऑन सेल्स देयर आर सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड एमएचसी, एमएचसी क्लास 1, एमएचसी क्लास 2। ठीक है, अब मैं इसके आगे क्या लिखने वाली हूं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मेनली टीसी सेल्स ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मेनली टीसी सेल्स करती है, बट आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। टीसी सेल्स ही एक्चुअल में रिजेक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैन रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ and non-self MHC, self and non-self MHC when organ transplantation is done, when organ transplantation is done, MHC is matched, MHC is matched, and if there is any lack in the matching, cell mediated immunity is responsible for graft rejection. यहां पे जगह नहीं है, मैं अगले पेज में लिखूंगी, जल्दी लिखो यहां तक। इज रिस्पॉन्सिबल, चलो यहां छोटा छोटा लिख देती हूं, फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। यही सवाल है कि विच इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, बट इसका एक्सप्लेनेशन ये है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है मैम, ये एमएचसी, यस बेटा मयूर, कुछ सेल्स पर एमएचसी 1 होती है, कुछ सेल्स पर एमएचसी 2 होती है। ठीक है, कुछ सेल्स पर एमएचसी 1 होती है, कुछ सेल्स पर एमएचसी क्लास 2 होती है। अब बेटा इसे रीड करो। आयुष कह रहे हैं मैम पता कैसे चलेगा एमएचसी मैच होगी? वो तो बेटा तू डॉक्टर बनेगा तो पता चल जाएगा कैसे मैच होती है। अब उसके बारे में क्या बताऊं, यहां पे बेटा मैं प्रैक्टिकल कराऊं। अभी तेरा सवाल वैलिड है, मैं बाहर क्यों आई पता नहीं, बंद कर दे, दिमाग खराब हो गया है मेरा,
पता नहीं मैं क्यों बाहर आई। अच्छा अच्छा, अरे 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 वो मैं इसलिए बाहर आई थी, वही मैं सोच रही मैं बाहर क्यों आई, ये स्क्रीन बंद होने वाली थी। मैं यही सोच रही मैं भूल गई, मेरी इतनी मेमोरी लॉस हो रही है ना, शॉर्ट टर्म गजनी बनती जा रही हूँ। क्या करना है अभी? बंद हो जाएगा तो क्या करूं? अभी से नहीं दबा सकते? अच्छा चलो, डन 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 एवरीबॉडी। अरे एक्चुअल में पता है क्या बेटा, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें जो चीजें करने जा रही होती है ना, फिर मैं 2-2 मिनट में भूल जाती हूँ कि मैं किस चीज के लिए मैंने क्यों किया था। ठीक है, मैं अपने घर पे भी ऐसा होता है कि मैं रूम पे जाती हूँ ना, तो मैं फिर भूल जाती हूँ अचानक से कि मैं क्यों रूम पे आई थी। बहुत मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, बादाम खाने पड़ेंगे लग रहा है। ज्यादा ग्रीन टी पी ली है, बादाम खाने की जरूरत है। हाँ चलो डन है बेटा, एक बार एनसीईआरटी रीड करें, एक बार एनसीईआरटी रीड करें। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, वैसे सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा है सबके साथ होता होगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि मैं अकेली नहीं हूं। ठीक है चलो स्टार्ट करें बच्चा पार्टी। कर लिया है यहां तक। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, नीट में आया हुआ लगातार बिना लैंग्वेज चेंज किए हुए सवाल। ठीक है डन, होता है ना ऐसा? हाँ, और ऐसा भी होता होगा बेटा, मैं कई बार अपने सामान को इतना संभाल के रख देती हूँ, ये मेरी मम्मी से आया है, मैं इतना ज्यादा संभाल के अपने सामान को रखती हूँ कि वो मुझे मिलता ही नहीं है जब मेरे को चाहिए होता। और मैं जब रख रही होती हूँ ना, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं रख रही हूँ, मुझे याद रखना है कि मैं यहाँ रख रही हूँ, मैं आगे जाके भूल जाऊंगी मैं यहाँ रख रही हूँ, और मैं एक्चुअल में भूल जाती हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतना संभाल के, फिर लगता है कि इतना संभाल के रखो ही मत। ठीक है चलो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बच्चों फटाफट से, जो बच गई थी एंटीबॉडी से रिलेटेड। ठीक है तो एक बार फटाफट से रीड करते हैं। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा होता है, फिर ना अपने ऊपर ही गुस्सा आता है, अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि क्यों ही रखा मैंने। हाँ ये वुमन तुम जो लगाते हो ना, पता नहीं क्या पागल लोग हैं। अबे तुम्हें पता है, तुम्हें तो कुछ भी याद ना रहे कि तुमने अपना सामान कहाँ रखा है, और 5 साल बाद की तो स्टोरी और देख लेना। ठीक है, और तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता है, तुम्हारे सामान ही कितना होता है। वुमेन जो कर रहे हो ना तुम्हारा क्या ही सामान होता है बेटा जो तुम्हें याद रखने की जरूरत पड़े। हाँ हॉस्टल में भी जाओगे तो कमरे में सामान ही कहाँ होता है, आए बड़े वुमेन। चलो एंड ये पढ़ो बेटा एक बारी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस आर कैरिड आउट विद द, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन आवर ब्लड, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, the B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen in our blood to fight with them। ठीक है, B lymphocytes प्रोटीन्स बनाती है हमारी बॉडी में पैथोजन से फाइट करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। these proteins are called antibodies। ठीक, T cells themselves do not secrete any antibody but help the B cell to produce them। कैसे हेल्प किया, किसने हेल्प किया? हेल्पर T सेल ने बेटा हेल्प किया है। ठीक है, हेल्पर टी सेल ने बच्चों हेल्प किया है। फिर ईच बेटा एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल लाइट चेन एंड 2 लॉन्ग हेवी चेन, हम पढ़ चुके हैं ये, और इसीलिए इसको H2L2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है आगे आगे, द डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन आवर बॉडीज बेटा IgA, IgM, IgE, IgG, सम ऑफ देम। डी के बारे में तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, डी को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, और तुम मुझे उसका फंक्शन पूछ रहे थे। ठीक है, अ कार्टून इमेज ऑफ एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर 8.4 एंड अ कार्टून इमेज ऑफ एंटीबॉडी इज ऑल्सो मेड इन द नोटबुक ऑफ लक्ष्य स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। मैंने ये बोला था ना, ह्यूमोरल टर्म बेटा ह्यूमर से आया है, ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड में मैं ब्लड की बात कर रही हूं, और ब्लड में आपकी एंटीबॉडी है, तो ये वहां से ये टर्म आता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो आपकी जो बी सेल वाली है उसे आप बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइप ऑफ बेटा रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे हम CMI भी बोलते हैं बच्चा पार्टी, राइट। टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए बेटा आपकी टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होती है।
Very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to a normal life. जब बेटा आपके organs normally काम नहीं कर पाते तो transplantation ही एक आखिरी solution बचता है, ठीक है? Then a search begins to find a suitable donor. Why is that organs cannot be taken just from anybody? Why is that the doctors check? क्यों ऐसा होता है कि आप किसी से भी ऑर्गन नहीं ले सकते हैं, कहीं से भी ऑर्गन नहीं ले सकते हैं? क्यों डॉक्टर्स को चेक करना पड़ता है? Graft from just any source, an animal, another primate or another human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later. कहीं से भी ले लेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी. Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft transplant. Even after this, patient has to take immunosuppressant. बेटा ये वाला पॉइंट एक बारी लिख लो अपने नोट्स में. ये वाला पॉइंट बेटा एक बारी लिख लो. एक बच्चा कह रहा है मैम ब्रेन ट्रांसप्लांट करा सकते हैं क्या? बेटा तुम लोगों के लिए तो ट्रांसप्लांट के लिए पहले तुम्हारा होना भी तो चाहिए, तब तो तुम ट्रांसप्लांट करोगे. तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है. चलो सुनो मेरी बात बच्चों, ये वाला पॉइंट एक बारी लिख लो. बहुत रोस्टिंग हो गई है. इधर लिखो बेटा, तुम एक नोट डाल के लिखो. एक नोट डाल के लिखो बेटा. क्या लिखोगे? इम्यूनोसप्रेसेंट्स. क्योंकि बेटा जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कर लेते हैं ना तो उसके बाद भी क्या होता है ना, उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करे. तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे दो. कई लोगों को बेटा सर्जरी के बाद, कई लोगों को थ्रू आउट द लाइफ भी इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ सकता है. थ्रू आउट द लाइफ भी इम्यूनोसप्रेसेंट कंटिन्यू करना पड़ सकता है ना. तो क्या बोलेंगे? नोट इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाइक कॉर्टिसोल. अगर आपको कॉर्टिसोल के बारे में याद आ रहा हो तो कॉर्टिसोल आपने एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ा था. कॉर्टिसोल डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को सप्रेस करती है, ये हमने पढ़ा था. इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक कॉर्टिसोल कैन बी गिवन to such patients और उनको लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ सकता है बेटा. ठीक है, समझ आ रही है बात? हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑल हिज लाइफ. ठीक है, द बॉडी is able to differentiate between self and non-self, hence cell mediated immunity is responsible for graft rejection. तो आपकी सेल mediated immunity सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेट करके रिजेक्ट कर देगी या नहीं करेगी. दैट्स इट. ठीक है, डन 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 बेटा. हर्षिता ये बात तो बिल्कुल सही है यार. मैम GFR से हमें याद रखना था ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस. बिल्कुल सही, वैसे हमने याद करवाया था. बिल्कुल सही. यस बेटा, हो गया. अरे बेटा सबकी डिफरेंट होती है लेकिन कहीं कहीं पे मैचिंग हो सकती है, तभी तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं. कई जगह पे मैच कर जाते हैं, 99% मैचिंग हो जाती है तो कर सकते हैं. ठीक है, डन हो गया ना सभी का? यस. तो एक नोट डाल के मैं और वो एंटीजन वाली एक बात कह देती हूं. एंटीजन वाला एक पॉइंट लिखवा देती हूं, जो एपिटोप वाली मैंने बात बताई थी. नोट, लेकिन मैं यहां पे लिख दे रही हूं अतिरिक्त ज्ञान है, एक्स्ट्रा ज्ञान है. देखो एंटीजन का नाम एंटीजन क्यों पड़ता है? एंटीजन का नाम एंटीजन क्यों पड़ता है? एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस. एंटीजन एंटीबॉडी को जनरेट करवा सके ऐसी प्रॉपर्टी होती है एंटीजेंस के पास, इसीलिए इसे बोला जाता है एंटीजेंस. ठीक है, समझ आ रही है बच्चों बात? एंटीबॉडी को जनरेट करवा सके ऐसे चीजों को आप बोलते हैं एंटीजेंस. और एंटीजेंस देखो बेटा, कोई ऐसा फॉरेन पैथोजन होता है जो कंप्लीटली पूरा आपके बॉडी में डैमेज क्रिएट कर सकता है. कई बेटा ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स रखे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं. कई सारे ऐसे फॉरेन पैथोजेंस होते हैं जो कुछ सिक्रीट करते हैं जो आपके लिए टॉक्सिक होते हैं. तो एंटीजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है.
कंप्लीट पैथोजन, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आपके लिए एंटीजन हो सकता है, या उसके ऊपर कुछ ऐसे सींग लगे हो, बेसिकली ऐसे समझ लो, जो आपके लिए बेटा एंटीजेनिक हो सकते हैं, या वो आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा सिक्रीट कर रहा हो जो आपके लिए एंटीजन हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं कि एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस। अब इनको हर एक को बेटा आप एंटीजन नहीं कहते, इसके भी क्राइटेरिया होते हैं कि आप किसको एंटीजन बुलाओगे। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं क्या कह सकती हूं कि सपोज ये कोई एंटीजन है, ये कोई भी मैं डायग्राम बना के समझा रही हूं आपको, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स लगे हैं, ये मैं एक हाइपोथेटिकल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। ये जो इसके ऊपर बेटा ये सींग लगा हुआ है, इसको मैं कह सकती हूं कि ये क्या है, ये एपिटोप है। दिस इज एंटीजन एंड दिस इज एपिटोप। तो एपिटोप किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू पैराटोप, दैट्स इट, इतना लिख लोगे, इतना ही काफी है, कॉम्प्लीमेंट्री टू पैराटोप, कॉम्प्लीमेंट्री टू पैराटोप। इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है बच्चों, इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगला जो टॉपिक है ना बच्चों, ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है। अब तुम कहोगे मैम आपको तो हर एक टॉपिक फेवरेट लगता है, नहीं, एक्चुअल में अगला टॉपिक बहुत इजी होता है बच्चों को समझाने के लिए, बहुत इजी टॉपिक है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसको आज करेंगे, वैक्सीनेशन वाला टॉपिक अगले दिन करेंगे। तो जितना भी टाइम एक्टिव पैसिव को समझाने के लिए जाएगा बस उतना टाइम हम लेंगे और उसके बाद छुट्टी कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं बस, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, फटाफट से बेटा इसको डन कर लो, फटाफट से डन 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 डन, फटाफट से डन 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 डन। हो गया? अब बेटा इसके बाद हमारा इम्यूनिटी का मैक्सिमम टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर हम अगले दिन वैक्सीनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, अगले हफ्ते ऑब्वियसली। ठीक है, बहुत 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 ही इजी टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले बेटा किससे स्टार्ट करती हूँ, एक्टिव और पैसिव को कंपेयर करती हूँ। ठीक है, हेडिंग डाल लो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले मैं एक्टिव और पैसिव को कंपेयर करती हूँ। ठीक है, इट इज सुपर सुपर इजी, जैसा इसका नाम है ना बेटा वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। एक इम्यूनिटी आपकी बॉडी में कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक इम्यूनिटी बेटा आपकी बॉडी में कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आप मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब आप और मेरा जो वो है ट्यूनिंग बैठ गई है ना, तो हम आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है और आप जो बेटा नहीं पढ़ रहे हो वो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, एक दूसरे के साथ में एकदम ट्यूनिंग सेट है, सेट हो जाना, मतलब लॉक और की जो है एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। अब तो समझ गए ना बेटा, अब अंग्रेजी का मैं एग्जैक्ट हिंदी मतलब कैसे बताऊं। ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी बच्चों समझो, एक्टिव मतलब एक्टिवली, आप एक्टिवली काम कर रहे हो, पैसिव मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बड़े एक्टिव होते हैं, तुरंत आंसर देते हैं, बड़ी एकदम ऐसे तेज तर्रार रहते हैं क्लास में, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो एक्टिव रहते हैं बहुत अच्छे हैं, जो पैसिव रहते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं एक समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कुछ बच्चे होंगे जो बड़े एक्टिव होते हैं, आपको एक्टिवली एक्टिविटी करते हुए दिखेंगे, और कुछ पैसिव होते हैं बिल्कुल ढीले से एकदम सुस्त बैठे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अरे जो हो रहा है होने दो, मुझे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाइप्स। अब एक्टिव इम्यूनिटी भी ऐसी होती है, देखो आपकी बॉडी में दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है कि बॉडी के अंदर पैथोजन आया, सुनना मेरी बात ध्यान से, बॉडी के अंदर पैथोजन आया, बॉडी ने उस पैथोजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स किया, और बात मैं किसकी कर रही हूं, बात मैं इम्यूनिटी की कर रही हूं। तो इम्यूनिटी को जनरेट कराने का ये दो तरीके हैं आपकी बॉडी में, एक कि बॉडी खुद एक्टिवली एंटीबॉडी बनाए, बॉडी में पैथोजन आया और बॉडी ने उस पैथोजन को एनकाउंटर करके खुद एक्टिवली एंटीबॉडीज बनाए, तो बॉडी ने काम किया ना, तो बॉडी ने काम किया ना, यस एवरीबॉडी, बॉडी ने काम किया, बॉडी ने बेटा पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके खुद से काम किया, खुद से मेहनत करके एंटीबॉडी बनाई। लेकिन ये है बेटा मुफ्त में एंटीबॉडी लेने वाले,
इनको कोई मतलब नहीं है, किसी एंटीजन से कोई मतलब नहीं है, इनको चाहिए एंटीबॉडी, इनको फ्री में एंटीबॉडी चाहिए, ये खुद एक्टिविटी नहीं करना चाहते। तो एक केस है जिसमें बॉडी एक्टिवली एंटीजन से एनकाउंटर करके एंटीबॉडी खुद बना रही है, खुद बनाएगी तो एक्टिव इम्यूनिटी, कहीं से फ्री में मिल जाएगी तो पैसिव इम्यूनिटी। समझ गए? यस एवरीबॉडी? यस? तो मैं कह रही हूं कि इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, बॉडी एक्टिवली सिंथेसाइजेस, बॉडी ने खुद बनाया बेटा, एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। लेकिन इन भाई साहब ने कोई मेहनत नहीं की, ठीक है, इनको फ्री में एंटीबॉडीज मिली है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? बॉडी पैसिवली रिसीव्स एंटीबॉडी। कैसे रिसीव करती है ये मैं आगे आपको अभी समझाऊंगी, कि किस तरीके से रिसीव करती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बॉडी पैसिवली रिसीव्स एंटीबॉडी एंड डज नॉट फॉर्म इट। पैसिवली, इसका एग्जाम्पल तो तुम्हें बेटा अभी दिख भी गया है, अभी हमने देखा भी था, रिसीव्स एंटीबॉडीज and does not make it itself। आगे does not make it itself लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी लाइन बढ़ाओगे, does not make antibodies, that's it, ठीक है। yes? अरे 6:15 से क्लास स्टार्ट हुई ना भाई, 2 घंटे कैसे चलेगी क्लास? जितना क्लास का टाइम है उतना ही लूंगी ना भाई। डन 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 डन। डन। नहीं 9 बजे तक मैं नहीं लूंगी बेटा, ऐसा टॉर्चर मैंने तुम्हें कभी नहीं किया है। अरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ बेटा कि कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, हे भगवान, तुम कुछ भी नहीं तो बेटा बना देते हो क्लेसर, कुछ भी लगा दोगे, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। मतलब मैं पर्सनली नहीं लूंगी, मैं अपने आप को टॉर्चर नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो चलो यार चलो, क्या बोल रही हूं मैं? एक्टिव के बेटा फर्दर 2 टाइप्स होते हैं और पैसिव के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। तो पहले हम एक्टिव, और बेटा बिल्कुल इजी है, अगेन बहुत इजी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी भी बेटा 2 टाइप की होती है और पैसिव इम्यूनिटी भी बेटा 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। नो फालतू की बातें, नो फालतू की बातें। चलो मेरे को तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है भाई, हाँ तुम लोग कुछ भी करते हो बेटा, गलत गलत इंफॉर्मेशन दे दोगे फिर। तो एक है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और वैसे भी तुम्हारे साथ में क्यों तुम्हें बेटा 9 बजे तक पढ़ाऊं, हाँ इतना इतना काफी है तुम्हारे लिए। चलो क्या बोल रहे हैं बेटा? एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक है आर्टिफिशियल एक्टिव। और बेटा एग्जैक्टली ऐसा ही बच्चों किसके लिए है? क्लास कब तक है? जब तक ये खत्म नहीं होता है तब तक है क्लास, बस यहां तक है, ठीक है। अब बेटा देखो बहुत सिंपल सा है, अभी सुनो बेटा, ठीक है, सुनो, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रही थी? आर्टिफिशियल और नेचुरल। ऐसे ही पैसिव इम्यूनिटी में भी होगा नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। देखो नेचुरल का मतलब नेचुरल। अच्छा एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब समझे? हाँ हाफ पेज में हो जाएगा बच्चा, हाफ पेज में हो जाएगा बेटा। एक्टिव इम्यूनिटी से क्या मतलब समझे? एक्टिव का मतलब ये तो नहीं था ना कि आपने कहीं से एंटीबॉडी रिसीव कर ली, डेफिनेटली नहीं ना। एक्टिव का मतलब ये था चाहे नेचुरल हो
चाहे आर्टिफिशियल हो। एक्टिव का मतलब ये था कि बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडी बनाएगी, राइट? बॉडी खुद एक्टिवली एंटीबॉडी बनाएगी, राइट? है ना? बॉडी को कहीं से फ्री में एंटीबॉडी नहीं बनी मिली। लेकिन एक आप कह रहे हो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एक आप कह रहे हो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है? तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहती है कि आपको नेचुरली कोई बीमारी हुई, आप नेचुरली कोई बीमारी का मतलब ये नहीं कि नेचुरली, क्या समझ रहे हो तुम? नेचुरली बीमारी का मतलब यार तुम्हें बीमारी कोई बेटा जबरदस्ती तो नहीं कराता है। ओ भाई तेरे को टाइफाइड है, वाह यार बड़ी अच्छी बीमारी है, मेरे को भी करा दे। ओ तेरे को ये बीमारी है, मेरे को भी करना है यार, प्लीज करा दे। ऐसा तो नहीं होता है ना। बीमारी तुम्हें बाई चांस होती है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं कराता है। आर्टिफिशियली तुम्हें बेटा इंजेक्ट तो नहीं कर देगा। तुम कहीं बेटा ऑब्जेक्ट कुछ छू दिया, उस पर किसी के नेजल ड्रॉपलेट्स पड़े थे तुम्हारी बॉडी में बेटा, उसके कांटेक्ट हुआ, तुम बीमार पड़ गए, कंटेमिनेट हो गया फूड या वाटर, टाइफाइड हो गया तुम्हें, ठीक है? तो तुम नेचुरली किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आए और तुमने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट कर ली, ठीक है? तो तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम जल कुकड़े हो, तुम कर सकते हो ऐसा, ठीक है? तुम कि तेरे को ये है, मुझे भी चाहिए, मुझे करा भी, ठीक है? अगर तुमने फ्रेंड्स देखी हो तो फ्रेंड्स में फीबी थी, उसने जबरदस्त, उसको लग रहा था कि वो सर्दी हो जाएगी, नहीं फीबी थी ना जिसको अच्छा लग रहा था कि भूल गई हूँ मैं, फीबी के गाने की आवाज बहुत अच्छी हो गई थी उसको जब जुकाम हो गया था, तो वो जबरदस्ती अपने आप को जुकाम करवा रही थी, ठीक है? बट एनीवे बेटा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे रहते हैं। आपने नेचुरली बेटा पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आए और आपने नेचुरली उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई, वो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। है तो एक्टिव इम्यूनिटी क्योंकि आपकी बॉडी ने खुद बेटा एंटीबॉडी जनरेट किए, ठीक है? आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी जनरेट किया, है ना? तो अरे बेटा वो कौन है, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। और एक है बेटा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कोविड में बेटा आपने वैक्सीनेशन के बारे में सुना, कोविड में आपने बेटा वैक्सीन के बारे में सुना है। वैक्सीन में होता क्या है आप, और वैक्सीन ऑफ कोर्स बेटा बहुत ही एक अच्छी चीज है। वैक्सीन में आप आगे अगला जो टॉपिक है वो मैं वैक्सीनेशन का ही पढ़ाऊंगी। वैक्सीन में होता क्या है, पैथोजेंस होते हैं, पैथोजन को वीक कर दिया जाता है, पैथोजन को हीट किल कर दिया जाता है, पैथोजेंस को बिल्कुल इतना कमजोर कर दिया जाता है और कमजोर करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जब जाए तो तुम्हारी बॉडी में तुम्हें बीमार ना करे। पर जैसे ही कोई इतना वीक पैथोजन भी बॉडी के अंदर आएगा ना बेटा, तो बॉडी क्या करेगी ना, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट करने लग जाएगी। तो इसमें तो तुमने आर्टिफिशियली लिया ना यार, तुमने वैक्सीन लिए, तुमने कोई वीक पैथोजन बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया, पर तुम्हारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई। वैक्सीन में कोई ये नहीं बोलेगा कि वैक्सीन में एंटीबॉडी दी जा रही है। वैक्सीन में तुमने क्या किया, तुमने वैक्सीन में पैथोजन को ही लिया है, तुमने किसी वीक पैथोजन को लिया है, तुमने किसी हीट किल पैथोजन को लिया है और तुम्हारी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाए। पर एक तुम्हारी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाए जब तुम नेचुरली बीमार पड़े, कोई भी XYZ डिजीज हुई, और एक बेटा तुम्हारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाए जब तुम वैक्सीन्स का एग्जांपल पढ़ते हो। बट इन बोथ द केसेस बॉडी इटसेल्फ विल मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी? यस बेटा थम्स अप दे देना अगर समझ आ गया हो। तो मैं यहां पे लिख रही हूं, when we naturally come in contact, when we naturally come in contact with disease causing, नेचुरली तो आए ना बेटा, नेचुरली तो आए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। नेचुरली कम इन कॉन्टैक्ट विद डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, बॉडी synthesizes antibody against it। ठीक है, ठीक है। और इसमें आप क्या कहोगे, जैसे वैक्सीन्स का ही एग्जाम्पल ले लो, वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल लेके समझाओ। इन दिस केस,
वीक, और इसका कॉन्सेप्ट तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट तो हम डिटेल में कल नहीं, जब भी क्लास होगी तब तो पढ़ेंगे, है ना। तो इन दिस केस वीक पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड। देखो वीक पैथोजन भी हो सकते हैं, उसका कोई प्रोटीन भी हो सकता है, वैक्सीन एग्जैक्टली क्या डिटेल में वो तो मैं अगली क्लास में बताऊंगी, अभी के कॉन्टेक्स्ट में इतने से भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। आर इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी so that body makes antibody against it, antibodies against it। बस, और लास्ट बेटा वही बचा है पैसिव के दो टाइप्स, बस फिर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको फटाफट से लिख लो, देन वी विल फिनिश दी टॉपिक। डोन एवरीबॉडी, पक्की बात। आउच, बॉटल गिर गया था बच्चों। अच्छा, मैं ना जो बच्चा लिख रहा है वो लिखो, मैं तब तक ना समझाती जाती हूँ, ठीक है। दूसरा वाला, जैसे एक्टिव के बेटा दो टाइप है। एक्टिव का मतलब तो ये कि बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडी बनाएगी। एक, तुम नेचुरली किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आए, बीमारी फैलाने वाले एजेंट के कांटेक्ट में आए और तुमने एंटीबॉडी बनाया। एक, तुमने किसी, जैसे वैक्सीन का एग्जांपल है, नेचुरली तो ऑफकोर्स तुमने लगवाया, आर्टिफिशियल फॉर्म में तुमने लिया एक वीक पैथोजन को और फिर तुमने उसे इंट्रोड्यूस कराया, पर बनाया बॉडी नहीं एंटीबॉडी। तुमने वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं ली थी, बनाई तो बॉडी ने खुद एंटीबॉडी, ठीक है। अब दूसरा जो है बेटा, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव के भी दो टाइप्स है बच्चों, पैसिव के भी दो टाइप्स है, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव बच्चों और आर्टिफिशियल पैसिव, ठीक है। अगेन वेरी इजी, तो मुझे नेचुरल पैसिव का एग्जांपल बता सकते हो। देखो है तो पैसिव, मतलब कि बॉडी कोई मेहनत नहीं कर रही है, बॉडी को मुफ्त में एंटीबॉडी मिलेगी। लेकिन एक है जो तुम्हें मुफ्त में बिल्कुल नेचुरली मिल रही है, और एक जो तुम आर्टिफिशियली लोगे कहीं से, तो आर्टिफिशियल पैसिव। तो मुफ्त में बेटा तुम्हें नेचुरली एंटीबॉडी कोई तो मिल रही थी, अपनी मम्मी से मिल रही थी। कौन सी एंटीबॉडी? IgA, IgG। वेरी गुड, शाबाश शाबाश मेरे लक्ष्यंस, वेरी गुड। IgG इम्यूनोग्लोब्युलिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके तुम्हें मिल रही थी, क्या तुमने उसके लिए किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आना पड़ा? बिल्कुल नहीं। कोलेस्ट्रॉल से जो तुम्हें IgA एंटीबॉडी मिल रही थी, तुम्हें क्या मम्मी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी या किसी को किसी फॉरेन पैथोजन के कांटेक्ट में आना पड़ा? नहीं ना यार, मुफ्त 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 में मिली है, नेचुरली मिली है, एक मदर के मिल्क से, एक प्लेसेंटा को क्रॉस करके। तो पैसिव क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी डायरेक्ट मिल रही है। नेचुरल क्यों? क्योंकि नेचुरली मिल रही है ना, एक प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके और एक मदर के मिल्क में। तो आर्टिफिशियल का कैसे एग्जांपल समझ सकते हो? आर्टिफिशियल पैसिव, जब अगर तुम्हें किसी सबसे अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ, स्नेक ने बाइट किया है, ठीक है, स्नेक ने, पर स्नेक सपोलो को कैसे बाइट करेगा बच्चों? यानी कि अगर तुमने किसी को बाइट किया है, बेसिकली कहने का ये मतलब है, तो अगर तुमने किसी को बाइट कर दिया तो उसको बेटा तुरंत बेटा एंटीवेनम देना पड़ेगा। तुम्हारा तो बहुत जहरीला जहर है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा? एंटीवेनम देना पड़ेगा। अब भाई तुम वेट थोड़ी करोगे कि एंटीजन सिंथेसाइज हो जाए। तो जो एंटीवेनम दिए जाते हैं ना बच्चों, वो एंटीवेनम जो होते हैं वो बने बनाए एंटीबॉडीज होते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं, जो एंटीवेनम का केस है, ठीक है ना। तो एंटीवेनम के केस में रेडीमेड एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडीज दे दी जाती है। तो एक के केस में तुम्हें नेचुरल कुछ एंटीबॉडीज मिली मम्मी से, और एक बेटा जैसे एंटीवेनम का जो एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दूंगी इसमें जो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है मेरे सपोलो। यस एवरीबॉडी, ऑल द सपोला आर्मी इन द हाउस। सपोला एंड सपोली को आज एंटीवेनम के बारे में पता चल गया है, तो बेटा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो नेचुरल पैसिव में हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल IgG फ्रॉम क्रॉसिंग प्लेसेंटा,
ठीक है, IgA इन कोलोस्ट्रॉम, ठीक है, रिसीव्ड पैसिवली, पैसिवली नहीं नेचुरली लिखो, पैसिव तो है, रिसीव्ड नेचुरली फ्रॉम मदर टू फीटस या बेबी, ठीक। और इसका मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज, रेडीमेड या प्री फॉर्म्ड, बनी बनाई, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज गिवन टू पेशेंट। बनी बनाई एंटीबॉडीज देनी पड़ेगी। अगर बनी बनाई एंटीबॉडीज तुम बाहर से दे रहे हो, आर्टिफिशियली दे रहे हो, तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि मैंने बताया एंटीविनम, एंटीविनम में बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरा बेटा एक एग्जांपल बता रही हूं, ATS, एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस, ये बेटा वैक्सीन नहीं है, ये कभी गलती से मत बोलना कि ये टेटनस वैक्सीन है, ये वैक्सीन नहीं है, ये एंटी टेटनस सीरम है। तो हमेशा याद रखना इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं। वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी होगा वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी आपको। एंटी टेटनस सीरम, टेटनस के अगेंस्ट में जो सीरम दिया जाएगा, एंटी टेटनस सीरम में एंटीबॉडीज होती हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटी टेटनस सीरम हो गया या एंटीवेनम हो गया। इसका जो बेटा वैक्सीन का कॉन्सेप्ट होगा टेटनस का, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कराती हूं और इसको वाइंड अप कर देती हूं, ठीक है। चलो, बेटा पहले मेरे को ये बताओ, ये इजी टॉपिक था या नहीं? मेरे को सच्ची सच्ची बताओ, मजा आया आज की क्लास में? अच्छा लगा, इंजॉय किया और समझा टॉपिक्स को? सिर्फ इंजॉय करने से कुछ नहीं होगा, आपने कॉन्सेप्ट्स को रिलेट किया एक्चुअली फन वे में, थोड़ा सा ना बताने से क्या होता है, तुमको बोरियत नहीं आएगी, है ना, है ना। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है कि ये वाला टॉपिक बच्चों को सच में बहुत इजी लगता है, सिंपल लगता है, लैंग्वेज वाइज भी बहुत सिंपल लगता है ना। बना लिया है तो मैं एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करा लेती हूँ, ठीक है। हाँ 8 मिनट है तो गाना सुना दूंगी, बिल्कुल सही। एनसीईआरटी की रीडिंग भी तो कराऊंगी, हाँ। चलो पक्की बात, डन। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के एक बार बेटा पेज नंबर बता दो, कौन से पेज नंबर पे है? बाकी वैक्सीन तो आज नहीं होगा। कौन से पेज नंबर पे एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी? कौन से पेज नंबर पे है एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी? सारे बच्चों को एक बार बता दो। यस, पूरा गाना क्या होता है भाई? पूरा गाना सुनाना, गाने की कक्षा चल रही है क्या? पूरा गाना पूरा अंतरा मुखड़ा सब सुनाइए मैम, पेश कीजिए। चलिए 152 और 136, 152 136 देखो। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, जब किसी होस्ट को एंटीजन से एक्सपोज किया जाता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स। देखो, लिविंग पैथोजन से एक्सपोज करो या डेड पैथोजन से एक्सपोज करो या उसके किसी प्रोटीन से आप एक्सपोज करो, जो मैं आपको कल बताऊंगी, कल नहीं अगली क्लास में बताऊंगी कि जो वैक्सीन होती है ना बच्चों, उस वैक्सीन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीक पैथोजेंस दिए जाते हैं, डेड माइक्रोब्स भी कई बार दिए जाते हैं। पैथोजन की सिर्फ प्रोटीन को दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि कोई एंटीजन पूरा का पूरा तुम्हारे लिए डेंजरस है, सिर्फ उसका एक पार्ट भी तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, उसका कुछ टॉक्सिक प्रोटीन भी तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो जो भी चीज बेटा तुम्हारे लिए डेंजरस होती है ना, उन सबको हम वैक्सीन की तरह यूज करते हैं। तो यही बोला कि जब होस्ट को एंटीजन से एक्सपोज किया जाता है, जो एंटीजन किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मे बी लिविंग
या डेड माइक्रोब्स या अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव। एक्टिव में बॉडी एंटीबॉडीज खुद बना रही है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्ट। अच्छा ये तो मैंने लिखवाया ही नहीं, एक्चुअल में एक्टिव इम्यूनिटी ऑफ कोर्स स्लो होगी। बेटा एक्टिव इम्यूनिटी स्लो क्यों होगी, कोई बताएगा? एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम फॉर रिस्पॉन्स। क्यों बेटा, आपको क्यों लगता है टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्स? ये स्लो क्यों होगी? क्योंकि भैया बॉडी खुद एंटीबॉडी जनरेट कर रही है। जब बॉडी खुद एंटीबॉडी जनरेट कर रही है तो उस जनरेशन में टाइम लगता है, उस जनरेशन में टाइम लगता है, राइट? लेकिन ये क्या होती है बेटा, ये फास्ट क्यों होगी? क्योंकि तुमने वो टाइम को बचा लिया, तुमने डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दी। तुम डायरेक्ट एंटीबॉडी दे दोगे तो ऑब्वियसली बेटा इसका काम जो होगा बहुत तेजी से होगा। लेकिन भाई इसमें पहले वो रिकॉग्नाइज करेगी, फिर वो एंटीबॉडी बनाएगी, तो इसमें इसको टाइम लगेगा। बिल्कुल मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन और मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट से याद आया, इसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसका जो इफेक्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्यों लॉन्ग लास्टिंग होगा? क्योंकि इसमें भैया मेमोरी सेल्स बनते हैं, इसमें मेमोरी सेल्स बनेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, मेमोरी सेल्स के वो फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। इसका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। जब तक एंटीबॉडीज थी तब तक तो काम करेगी, जब एंटीबॉडी नहीं है तो बेटा कैसे काम करेगी? तो ये होता भले ही स्लो है, टाइम लगेगा, बट ये बहुत इफेक्टिव है। और ये क्या है, ये होती बहुत फास्ट है बट ये शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, ठीक है, नो स्पेस, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा छोटा छोटा करके यहां पे लिख लो ना, जहां एक्टिव और पैसिव लिखा है, जहां एक्टिव और पैसिव लिखा है यहां लिख ले बेटा, कोई नहीं। ठीक है, चलो 2-4 लाइन और बची है। तो इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब अभी कई अंग्रेज पूछेंगे मेरे से, डेलिबरेटली का मतलब है डेलिबरेटली, जबरदस्ती। कई बार एक्शन से ना मैं चीजों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि समझ आ जाए। डेलिबरेटली मतलब जबरदस्ती। ठीक है, when injecting the microbe deliberately during immunization या vaccination or infectious organisms gaining access to the body during natural infection induce active immunity। बोला कि जब आप जबरदस्ती बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को एंटीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, या फिर नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर बेटा कोई एंटीजन आ गई तो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होती है। But when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign antigen, this is called passive immunity. But क्या बच्चों, जब आपको एंटीबॉडी डायरेक्टली दे दी जाती है तो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, हाँ। Do you know why mother's milk is considered very essential for newborn? Yes, you guys know. IgA immunoglobulin. Yellowish fluid colostrum secreted by mother during initial days of lactation has abundant IgA to protect the infant. ठीक है ना? Fetus also receives some antibody from their mother through placenta during pregnancy. These are some example of passive, but questions natural active immunity, artificial active immunity, natural passive immunity, artificial passive immunity से आता है, वो एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे वो टर्म्स यूज नहीं किए हैं, बट बेटा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वैक्सीन को भी एक्सप्लेन किया हुआ है और नॉर्मल बीमारी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास खत्म बच्चों, 2 मिनट का टाइम बचा है हमारे पास, मैंने टाइम पे खत्म कर दिया। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो बेटा आज का क्लास की समाप्ति करते हैं यही, और 2 मिनट के लिए 3M की स्टोरी तो मैं कब की सुना चुकी हूँ। 11th का टास्क दे दूं एक? चलो एक बच्चे ने याद दिला दिया, मैंने लास्ट क्लास में दिया नहीं था। एक 11th का टास्क दे देती हूँ, तुम्हें चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। होमवर्क में मैं 11th का तुम करके आना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं डाइजेशन इसलिए छोड़ रही हूँ, उसका कारण अगले दिन बताऊंगी। तुम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का करके आना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अप टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेना, अप टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं 2 लाइन बस गाना सुना के तुम्हारा वाइंड अप करती हूँ सेशन। ठीक है, जो मैंने अर्जुना में सुनाया था वही सुना दूंगी क्योंकि वही मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, ओ भाई ये क्या है, इतने दिल एक साथ में, बहुत सारे दिल आ गए। ठीक है, तो मैं 2 लाइन सुना दूं, मेरे को पुराने गाने याद आते हैं, मैं अगले दिन नया गाना याद करके आऊंगी। ठीक है, जो तुम मुझे नया गाना करते हो ना,
मैं एक पेरेंट्स से मिली थी तो मैंने उनकी मम्मी को बता रही थी कि मैम बताओ, हर दिन बोलते हैं नया गाना सुनाओ, मैं कहाँ से नया गाना लेके आऊँ, मेरे पास भी स्टॉक खत्म हो जाता है, मैं कहाँ से सुनाऊँ, है ना। चलो, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, मैं ये गाना मैंने सीखूंगी फिर तुम्हें सुनाऊंगी, ठीक है। हाँ, अभी मेरे को जो याद है वो मैं सुनाती हूँ। चलो। हाँ, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। साम्यूल मेरे यूट्यूब का में अपना मेरा गाना काट के डाला था, बताया मेरे को, ठीक है। तो चलो एनीवे, अच्छा लगता है कि तुम्हें, अगर माइंड तुम्हारा फ्रेश हो जाता है गाने से, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू ऑल माय सपोला आर्मी इन द हाउस। मिलते हैं बेटा अगले सप्ताह। धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए, इतनी पेशेंस के साथ में, इतनी एनर्जी के साथ में। आई लव यू ऑल बच्चों। कमेंट्स में कंजूसी नहीं करना आफ्टर द क्लास, ठीक है। चलो बाय, अगली क्लास में मिलेंगे वैक्सीनेशन के टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू।